हेलो एवरीवन, कैसा आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। वेलकम टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। मेरा नाम है ओम और आप देखना शुरू कर चुके हैं माइंड मैप की एक सीरीज, जहां पे हम मेटलर्जी चैप्टर को आज पढ़ने वाले हैं। चलिए चलते हैं अपने पहले टॉपिक पे, जो कि है मिनरल। दूसरा है भैया जी और आप इसको ऐसे समझ लीजिए, एक पिता हैं, उनके क्या है भैया, दो तीन पुत्र लोग हैं, लेकिन उसमें से एक सुपुत्र है, एक कमाऊ पूत है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? और बोलते हैं। यही कहानी मेटल के लिए लगानी है। क्या है? द कंपाउंड ऑफ मेटल फाउंड इन नेचर, है ना। आपका मेटल जो है नेचर में कई कंपाउंड्स में पाया जाता है, तो उनको हम मिनरल्स बोलते हैं। बट उन मिनरल्स में से जो ऐसा है, जो कमाऊ है, उसको क्या बोलते हैं? जो कमाता है उसको हम और बोलते हैं। कहने का मतलब है द मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल कैन बी इकोनॉमिकली एंड कन्वेंशनली एक्सट्रैक्टेड। आराम से आप क्या करें, अगर वहां से मेटल निकाल पा रहे हैं कम पैसा खर्च करके, तो उस मिनरल को और बोला जाता है। अब हमें कुछ ओर्स के बारे में ज्ञान लेना है। पहला है नेटिव ओर्स, नंगा पुंगा ओर, जो कि मतलब क्या है सर? इसका मतलब है कि आपका मेटल जो है नेचर में जैसा है वैसा ही रह रहा है, मतलब कि मेटल इन फ्री स्टेट, है ना जी। मेटल इन फ्री स्टेट, इसके एग्जांपल होंगे एजी, एयू एंड प्लैटिनम। गोल्ड, सिल्वर एंड प्लैटिनम, इन तीनों की रिएक्टिविटी कम होती है, इसी वजह से नेचर में जो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फाइड्स, सल्फर प्रेजेंट है, उनके साथ ये रिएक्शन नहीं करते और ये जैसे हैं वैसे ही पाए जाते हैं। तो ये नंगे पुंगे ओर का नाम है नेटिव ओर। अगला है ऑक्सीडाइज्ड ओर। ऑक्सीडाइज्ड ओर दो तरीके का आपको देखने को मिलेगा। एक होगा ऑक्साइड, जैसे मान लीजिए जेडेनो। ऑक्सी सॉल्ट का मतलब ऑक्सी एसिड से बना हुआ सॉल्ट, जैसे ले लीजिए H2CO3 कार्बोनिक एसिड, तो उससे बना हुआ एक सॉल्ट मैं यहां पे लिखता हूं FeCO3। ठीक है जी, ओके। अगला देख लेते हैं, जहां पे सल्फर प्रेजेंट हो, इतने के पास क्या होता है भैया? सल्फर प्रेजेंट होता है इनके ओर्स के अंदर। ठीक है, आयरन, लेड, जिंक एंड Hg। अच्छा, हैलाइड ओर की बात करें तो ये अक्सर आपको एस ब्लॉक और आपको एल्युमिनियम के साथ मिलेगा। हाँ, लिख सकते हैं आप एस ब्लॉक एंड एल्युमिनियम। एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे सोडियम एंड मैग्नीशियम लिख दिया है। अच्छा जी, आगे बढ़ जाते हैं। सम इंपॉर्टेंट ओर्स ऑफ द मेटल। चलिए जी, ये याद करना है, टेबल बड़ा इंपॉर्टेंट है, कोशिश करूंगा आपको याद हो जाए। पहले हम एल्युमिनियम की बात करते हैं। अपने मम्मी से अपने घर में पूछिएगा कि आपके घर में जो बॉक्स रखा हुआ है वो किस चीज का बना हुआ है, वो कहेंगी एल्युमिनियम का बना हुआ है। ठीक है जी, तो बॉक्साइड, बॉक्स एल्युमिनियम, यहां से याद होगा। एल्युमिनियम का क्या होता है भैया जी? बॉक्साइड, जिसको लिखते हैं Al2O3, है ना। कई बार आपको .XH2O लिखा मिल सकता है, किसके साथ? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसके साथ अटैच करके। ठीक है, ओके। यही इंपॉर्टेंट है, एक जो हमें जानना है, एक ही यही होता है भैया जहां से निकाला जाता है। अब बात करते हैं आयरन की। आयरन की बचपन से सीख रहे हैं, हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट। हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट, प्रॉब्लम यहां नहीं है। प्रॉब्लम ये तो आप नहीं है कि आपको ये याद नहीं रहता, प्रॉब्लम ये है कि इनके फॉर्मूले याद नहीं होते, तो वो हम याद करेंगे H एंड M से। अगर आपका नाम H से आता है और उसका नाम M से आता है, तो आप निश्चित रूप से याद कर पाएंगे। ये क्या है? हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट। याद रखना है, H पहले लिखा है तो इसके लिए हम 2 3 लिखेंगे, M बाद में लिखा है तो इसके लिए हम 3 4 लिखेंगे। वैसे भी H&M करके एक ब्रांड का नाम है। ठीक है जी, तो हमने क्या बताया कि आयरन के दो ऑक्साइड्स यहां पे दिख रहे हैं, ये ओर्स हैं इनके, हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट। फॉर्मूला याद हो जाएगा Fe2O3, Fe2O3, Fe3O4। अच्छा जी, मामला क्लियर है। अगला है सिडराइट। ठीक है जी, अभी देख लीजिए, कुछ लोगों को मैं पेयर करके याद कराता हूं तो आराम से वो चीज याद हो जाती है। जैसे देखो भाई, यहीं पे चलो बता ही देता हूं क्या बताना चाह रहा हूं मैं। यहां पे लिखेंगे, लिखना सारे के सारे लोग, क्या लिखना? मैला कॉपर, मैला कॉपर, काला जिंक। ये चीज आपको दिखाई देगी, देख लेना आपके जेई मेंस के एग्जामिनेशन में। काला जिंक, सीधा आयरन, सीधा आयरन। आयरन का एक सीधा डंडा था भाई। ठीक है जी, कोई बात नहीं, वो कहानी यहां से नहीं है, बस इसको याद करना है। क्या है? मैला कॉपर, काला जिंक, सीधा आयरन। और ये जो तीनों चीजें हैं, ये हैं भैया जी कार्बोनेट्स। ये क्या है? ये कार्बोनेट्स हैं, ये ना मेटल के कार्बोनेट्स दिखाई देंगे। याद करवा रहा हूं, क्या है भैया? देखा, सीधा आयरन, सीधा आयरन, तो यहां से हो जाएगा सिडराइट, सिडराइट, सीधा आयरन, सिडराइट। ये है क्या? कार्बोनेट। ये तीनों के तीनों कार्बोनेट हैं, तो यहां से याद होगा सिडराइट क्या है भैया? FeCO3। कार्बोनेट मतलब, बोलो भैया, कार्बोनेट का मतलब क्या होता है? CO3। तो आयरन और CO3, तो सिडराइट आपको इस तरीके से याद करना है, उनको एक साथ याद रखना। ठीक है, बता रहा हूं कहां यूज होंगे, आगे देखना। आयरन पायराइट इज FeS2।
आयरन पायराइड क्या है, FeS2, या इसको बोलो पायराइड, तो ये हो जाएगा आयरन पायराइड या FeS2। अगला देखो कॉपर पायराइड, तो क्या करना है, अगर पायराइड ये था तो कॉपर मतलब इसके आगे कॉपर लिख दो, तो CuFeS2। तो इस तरीके से इन दोनों को एक साथ पेयर करके आप याद कर सकते हैं। क्लियर जी? यस सर। अगला देख लेते हैं कॉपर ग्लैंस Cu2S, इसको भी एक साथ याद कराऊंगा, आगे देख लीजिए क्यूप्राइड। अगला है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज मैलाकाइट। मैंने क्या बोला था, मैला कॉपर, मैला कॉपर, उल्टा मत याद करना काला कॉपर इसके बाद मैला जिंक कर दो, नहीं नहीं नहीं, यही याद करना है भाई। मैला कॉपर क्या करो, 3-4 बार रफ पे लिख डालो, क्या करना है मैलाकाइट। तो देखो CuCO3 ये क्या है, बेसिक कार्बोनेट होता है, तो इसलिए .CuOH ट्वाइस लिखा जाता है। तो आप बोलेंगे देखो भैया हमें दो चीज याद हो गई, मैला कॉपर से याद हो गया कि ये कॉपर का कार्बोनेट है, कॉपर का क्या है, कार्बोनेट है। मैला सबसे याद हुआ मैलाकाइट। अच्छा जी, यहां पे देखिए सिडराइट में क्या था, सीधा आयरन और वहां पे कार्बोनेट लिखना था, तो ये दो चीज याद हुई और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगला देखते हैं जिंक ब्लैंड, ZnS, जिंक ब्लैंड। अब दो चीजें देखना, एक साथ प्रोनाउंसिएशन करना इसका, कॉपर ग्लैंस जिंक ब्लैंड, एक जैसा लग रहा है ना। तो कॉपर ग्लैंस Cu2S, जिंक ब्लैंड हम पढ़ते हैं सॉलिड स्टेट में, बहुत पढ़ते हैं है ना, ZnS। अगला देखते हैं कैलामाइन, काला जिंक, कैलामाइन काला जिंक, तो यहां से ये भी चीज याद हो जाती है, तो हो जाएगा ZnCO3। तो बस ये मंत्र है, ये याद रखना है, ठीक है जी। अगला देख लेते हैं, नेक्स्ट वन इज जिंसाइट ZnO, तो देखो ये क्या है, क्यूप्राइट। तो इनको पेयर में याद कर लो, इन दोनों को पेयर में याद कर लो। क्यूप्राइट में समझ में आ रहा है Cu, है ना, Cu2O, तो जिंसाइट में समझ में आएगा कि आपको ZnO लिखना है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये पूरी टेबल आपके दिमाग में टिकेगी, 2-3 बार लिखें, निश्चित रूप से काम बन जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, अगला है मेटलर्जी, एक प्रोसेस। मेटलर्जी क्या है, पूरा का पूरा प्रोसेस जहां से आप क्या कर रहे हो भैया, जमीन खोद के निकाल रहे हो पत्थर उत्थर, उसके अंदर आपका मेटल छुपा हुआ है, फिर उसको आप क्रश करते हो, छोटा छोटा कर देते हो, इसके बाद धूल मिट्टी हटा करके उसको कंसंट्रेट करते हो, ठीक ठाक कंसंट्रेशन हो जाए, उसके आगे और अच्छे तरीके से आइसोलेट करने की कोशिश करते हो आप अपने ही ओर को भैया जी, ठीक है जी। तो अच्छा कंसंट्रेशन आइसोलेशन के अंदर हो जाएगा, इसके बाद आप उसको अच्छे तरीके से प्योरीफाई कर देते हैं ताकि आपको प्योर मेटल मिल जाए, क्या हो जाए, प्योर मेटल मिल जाए। इतनी समझ में आ गई बात? यस सर समझ में आ गई। अगला देख लेते हैं क्या पॉइंट है। अगला पॉइंट है भैया गैंग। अरे भैया गली मोहल्ले में गैंग वाले घूमते हैं ना, गैंग बना के घूमते हैं, तो वो क्या होता है, इलाके के अनडिजायर्ड मटेरियल्स हैं वो, तो देख लीजिए उनके लिखा गया अर्थी एंड अनडिजायर्ड मटेरियल, ठीक है जी। देखो भैया अगर ये धूल मिट्टी है तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, SiO2 रेत प्रेजेंट होगी, ठीक है जी। अनडिजायर्ड मटेरियल तो चलो किसको बोल रहे हैं भैया, हम गैंग के लिए बोल ही रहे हैं, तो समझ में बात आ गई होगी। आगे बढ़ जाते हैं, फ्लक्स, इम्प्योरिटी एंड स्लैग, उसको एक एग्जांपल के तौर पे हम पढ़ा देते हैं इस तरीके से कि जैसे मान लीजिए कि हमने ये PW की वर्दी पहनी हुई है, ठीक है जी। हमने जो वर्दी पहनी है इसको हम मान लीजिए कि ओर है, और इस ओर के ऊपर मान लीजिए कुछ गिर जाता है हमारे कपड़े के ऊपर, तो वो हमारा कपड़ा कैसा होगा, गंदा हो गया। तो है क्या कि आपके पास ओर है और इम्प्योरिटी है, तो आप क्या करते हो, बाहर से साबुन लाते हो, उसको धुल देते हो, बाहर से साबुन ला करके धुल देते हो, तो धुलने के बाद क्या होगा, कुछ कचरा निकल के बाहर आ जाएगा और आपका जो ये वर्दी है वो साफ हो जाएगा, मतलब ओर आपका साफ हो जाएगा। कुछ यही कहानी है, जो आपकी वर्दी थी वो क्या था, ओर था, इम्प्योरिटी उस पर लगी हुई थी, बाहर से आप साबुन लेकर के आए, लक्स मतलब फ्लक्स, ठीक है जी, सफाई कर दिया उसने, और जो बाद में कचरा निकला उसको बोलते हैं स्लैग। क्या बोलते हैं, स्लैग। अब होता कुछ ऐसा है कि आपका जो ओर होता है उसके अंदर अगर बेसिक इंप्योरिटी प्रेजेंट हो, बेसिक ऑक्साइड की कोई इंप्योरिटी प्रेजेंट हो, जैसे मान लीजिए कैल्शियम ऑक्साइड की इंप्योरिटी प्रेजेंट हो, तो सामने से जो साबुन लाओगे ना वो लक्स और फ्लक्स, वो क्या होनी चाहिए, एसिडिक होनी चाहिए, ताकि एसिड और बेस मतलब कि फ्लक्स और इंप्योरिटी आपस में मिल करके स्लैग बना दे, सॉल्ट का फॉर्मेशन कर ले। एग्जांपल के तौर पे आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूं, देखिएगा, एसिडिक ऑक्साइड एंड बेसिक ऑक्साइड, ठीक है जी। तो ये दो तरीके के फ्लक्स हो सकते हैं, दो तरीके के, ये क्या लिखे गए हैं, फ्लक्स लिखे गए हैं। अगर मान लीजिए कि आपके शर्ट के ऊपर बेसिक ऑक्साइड की इंप्योरिटी लगी है, मतलब कि मैं कहना चाह रहा हूं आपके ओर में इंप्योरिटी क्या है, CaO, तो हम बाहर से जो चीज मिलाएंगे वो क्या होगी, बाहर से जो चीज मिलाएंगे वो फ्लक्स होगी, और वो क्या होनी चाहिए, एसिडिक। तो SiO2 आपको पता है कि एसिडिक होती है, ठीक है जी। तो आपस में मिलकर ये क्या बना देंगे, CaSiO3 का सॉल्ट बनाएंगे, जिसको कि हम स्लैग कहते हैं, ठीक है। यही वो कूड़ा करकट है जिसको आप निकाल के फेंक देते हैं, इसकी डेंसिटी लोअर होती है, ये फ्यूजिबल मास रखता है, और ये मॉल्टन मेटल में मिक्स नहीं होता, तो ये ऊपर ऊपर रहता है, डेंसिटी कम होने की वजह से इसको छांट के निकाल लिया जाता है। तो ये कहानी है, ठीक है जी, समझ में आ गई बात। इसी तरीके से देखना बेसिक ऑक्स, अब यहाँ पे मान लो कि मेरे ओर में प्रेजेंट होता अगर इम्प्योरिटी एसिडिक, इम्प्योरिटी अगर एसिडिक प्रेजेंट होती तो मैं बाहर से क्या मिलाता,
बाहर से फ्लक्स कैसा मिला था, बेसिक मिला था। स्लैग तो वही बनना है, CaSiO3। स्लैग बनते ही हम इसको हटा देंगे। मामला समझ में आ गया है, शायद कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। वही मैंने लिखा हुआ कि एसिडिक एंड बेसिक दो तरीके के फ्लक्स पॉसिबल हैं। क्लियर है? ओके। ताकि जिस तरीके की इंप्योरिटी मिले उसी तरीके से हम उसको हटा पाए। अगला पॉइंट है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मेथड है भैया, जिससे आप क्या कर रहे हो, अपने ओर की सफाई कर रहे हो ताकि कंसंट्रेटेड फॉर्म में मिल जाए आपको, क्योंकि अभी बहुत धूल मिट्टी वहां पे प्रेजेंट है। चलिए हटाते हैं इसको। पहला है हाइड्रोलिक वॉशिंग। नाम से ही मतलब समझ में आ गया, पानी वानी डालना होगा, धुलना होगा। चलिए देखते हैं। यहां पर बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि डेंसिटी में डिफरेंस होना चाहिए। आपका जो मेटल है, जो आपकी इंप्योरिटी है, उसमें डेंसिटी में अंतर होना चाहिए। अक्सर आपको मेटल यहां पे हैवी मिलते हैं और आपकी इंप्योरिटी हल्की मिलती है, तो हम करते क्या है, पानी डालते हैं दोनों के ऊपर से, तो इंप्योरिटी बह जाती है और मेटल बैठ जाता है। यही इसका बेसिक प्रिंसिपल है। जैसे कि यहां पर यह कहां के लिए अप्लाई हो रहा, ओर्स ऑफ हैवी मेटल, जैसे Sn, Pb एंड यहां पर दिख रहा है आपको Fe, आयरन। मतलब कि यहां पे देख लीजिए, यहां पे आपने क्या करा, आपका जो इम्प्योर ओर था उसको आपने इधर डाल दिया क्रश करके, है ना, छोटा छोटा करके डाला। तो हुआ क्या कि जो इम्प्योरिटी थी पानी के साथ बह के आगे निकल गई और यहां पे रुक गया आपका ओर, और उसको निकाल के आप बाहर कर लेंगे। ठीक है जी, तो ये है तरीका। अगला देख लेते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन नाम में ही मतलब समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, बेसिक प्रिंसिपल क्या अप्लाई करेंगे, डिफरेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होनी चाहिए आपके ओर और इम्प्योरिटी में। या तो आपका ओर जो है वो मैग्नेट वाला हो, मैग्नेटिक बिहेवियर रखने वाला हो, या तो आपकी इम्प्योरिटी हो, दोनों में से कोई एक ही होना चाहिए। अच्छा जी, जैसे लीजिए पहला एग्जांपल आपके सामने रख देता हूं, ओर प्लस इम्प्योरिटी का, है ना। यहां पर देखिएगा, और हमने लिया है, किसका ओर है भैया, ये टिन का, Sn का ये ओर है, जिसको बोलते हैं टिन स्टोन या इसी को कैसेटराइड बोलते हैं। तो तुरंत याद करिए, SnO2 क्या है, टिन स्टोन या कैसेटराइड। और इसके अंदर प्रेजेंट होती है इंप्योरिटी वुल्फ्रामाइट की, वुल्फ्रामाइट की। अब प्रॉब्लम ये होती है कि हमें ये याद नहीं होता FeWO4, तो उसको याद करने का तरीका मैं इनके नाम में से ही निकाल के बता देता हूं। क्या लिखा है देखो, WO, क्या लिखा है भैया, WO का हिंट तो शुरू में नाम में मिल जाएगा, इसके बाद देखिए F आयरन का यहां पे भी मिल जाएगा। तो FeWO4 थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, लेकिन आपको अगर मैच कराना हो कहीं तो आप करा पाओगे आराम से। वुल्फ्रामाइट में ये हो जाएगा WO और यहां पर क्या प्रेजेंट है, आयरन, तो हो गया FeWO4। और ये कैसा है, ये भैया जो है ना हमारा, ये भाई साहब जो है ये मैग्नेटिक है। ये कैसा है, मैग्नेटिक है। अरे आप चेक कर लो निकाल के इनको यार, यहाँ पे आपको आयरन का 2+ मिलेगा और आप चेक करेंगे तो आयरन 2+ कैसा निकल के आएगा, मैग्नेटिक बिहेवियर रखने वाला निकल के आएगा। तो ये मैग्नेटिक होगा। बट ये वाला जो है Sn कहाँ का है, कार्बन की फैमिली का, 4+ होते ही क्या हो जाएगा, सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन गायब, है ना, सबके सब पेयर्ड हो जाएंगे। पेयर्ड हो गए इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब वो डाया मैग्नेटिक बिहेवियर का है, तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं शो कर पाएगा। ऐसे आप समझ सकते हैं, याद रहेगा दिमाग में। ठीक है जी, अगला देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है, इतना तो जानते हो कि ये मैग्नेटिक रोलर्स हैं, पट्टी लगा रखी भैया हमने। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि ओर को छोटा छोटा करके इस पे डाल दिया है। तो होगा क्या, जो हमारा नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल होगा वो इधर आ जाएगा, मैग्नेटिक वाला इस रोलर के साथ थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ जाएगा, तो यहाँ आएगा, तो आपको मैग्नेटिक पार्टिकल्स यहाँ मिलेंगे। अब बताओ इनमें से कौन इधर आएगा, तो आप बोलोगे जो इम्प्योरिटी है वो हमारी इम्प्योरिटी कैसी थी, मैग्नेटिक, तो मैग्नेटिक वाली यहाँ पे आएगी, मतलब इम्प्योरिटी यहाँ आएगी और आपका यहाँ पे इकट्ठा होगा। मामला क्लियर है क्या? अगला देख लेते हैं, कंसंट्रेशन की अगली मेथड है, देख लेते हैं। पहला है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे फ्रोथ बनाएंगे और उसी को फ्लोट कराएंगे, किसको, ओर को फ्रोथ में फ्लोट कराएंगे और उसको हटा देंगे। फिर दिखाता हूँ, समझाता हूँ, मतलब कहने का क्या था। अच्छा जी, आगे आते हैं। इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, डिफरेंस इन वेटेबिलिटी। वेटेबिलिटी का मतलब भीगने की क्षमता। आसानी से कौन भीग पाता है, किस में भीगना है, दो चीजों में भीगना है, एक तो है पानी, दूसरा है तेल। ठीक है जी, यहां पर पाइन ऑयल यूज किया जाएगा, तो जो आपका ओर होगा उसके अंदर ये टेंडेंसी होनी चाहिए, उसकी जो वेटेबिलिटी है वो किस में होनी चाहिए, वो ऑयल में होनी चाहिए, लेकिन ओर में नहीं होनी चाहिए, या बहुत पानी में कम होनी चाहिए ओर की वेटेबिलिटी, या ना के बराबर होनी चाहिए, लेकिन आपकी जो इंप्योरिटी है वो पानी के अंदर अच्छे तरीके से भीग जाए। तो डिफरेंस हो गया ना, पानी में कौन जा रहा है, आपका इंप्योरिटी, ऑयल में कौन जा रहा है, ओर जा रहा है। तो इससे हम फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस करवा लेते हैं। ये कहानी थोड़ी सी आपने वॉशर वुमेन वाली सुनी होगी एनसीईआरटी के अंदर। अच्छा जी, ये अप्लाई किया जाता है, कहां पे अप्लाई किया जाता है, देख लीजिए, सल्फाइड्स के ऊपर अप्लाई किया जाता है। ये जो मेथड है वो सल्फाइड्स के ऊपर अप्लाई किया जाएगा। अगला देख लेते हैं,
फ्रोथर्स का मतलब क्या है, जो फ्रोथ बनाए। फ्रोथ बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, पाइन ऑयल यूज करते हैं। इसको पानी में डालेंगे और हवा भरेंगे तो निश्चित रूप से वहां से क्या निकलेगा, बबल्स निकलेंगे, फ्रोथ निकलेंगे। अच्छा जी, कलेक्टर्स का मतलब क्या होता है, तो इसको ना समझाने के लिए पहले एक बार फिगर दिखाता हूं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो आपकी इमेज है, इसमें देखना क्या है, यहां से आप एयर ब्लो करा रहे हो और यहां पे आपने क्या करा, ओर और ऑयल डाल दिया है, ठीक है जी, यहां पे डाल दिया है और यहां पे इसको रोटेट करा रहे हो, तो इससे क्या होगा बताइएगा, यहां से फ्रोथ बनना शुरू होगा। अच्छा जी, तो फ्रोथ बनवाने के लिए हमने क्या डाल दिया, पाइन ऑयल। लेकिन होगा क्या, कलेक्टर्स देखो क्या लिखा गया, पोटासियम इथाइल जैंथेट। ये क्या करता है, पोटासियम इथाइल जैंथेट, ये ओर के पास जाकर के चिपकता है, बल्कि ये बोलो ओर आ करके इसके ऊपर चिपक जाते हैं। जितने सल्फाइड ओर होते हैं वो इनके ऊपर चिपकते हैं, और जब ये सल्फाइड ओर इन पे चिपक जाते हैं तो इन भाई साहब के अंदर जो है हाइड्रोकार्बन वाला जो पार्ट है इथाइल, वो क्या करता है, वो बबल के साथ लिंक बना लेता है ना। तो वहां पर क्या हो जाएगा कि वो उस बबल के साथ मिलेगा, और क्या करा उसने, ओर को कलेक्ट कर रखा है, तो वो क्या होगा, ऊपर उठता जाएगा। क्या उठ रहा है, अरे आपका बबल ऊपर उठ रहा है, लेकिन साथ साथ क्या लेकर के वो जा रहा है, और लेके जा रहा है, कौन, ये पोटेशियम इथाइल जैंथेट। तो इसके तरीके से क्या होगा कि धीरे धीरे आपके जो और होंगे वो निकल निकल करके इस फ्रोथ में आ जाएंगे, और हम फ्रोथ को हटा करके सुखवा लेंगे। ठीक है जी, तो इस तरीके से सफाई होती है यहां पर। अब बात आती है यार, फ्रोथ ना लंबे टाइम तक टिक ही नहीं रहा है, तुरंत तुरंत हट जा रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, उसमें फ्रोथ स्टेबलाइजर डालेंगे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं, तो उसके लिए हम डालते हैं एनिलीन एंड क्रिसॉल। इतनी बात समझ में आनी चाहिए, बहुत है। आगे आ जाते हैं, लीचिंग एक प्रोसेस है, समझिएगा। लीचिंग एक, आप ऐसे समझिए, लीचिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे आप क्या करते हो, एक को ना ढंग से डिसॉल्व करा देते हो अच्छे तरीके से, दूसरी जो हमारी इंप्योरिटी होती है उसको आप समझिए कि वो डिसॉल्व नहीं होती तो उसको वैसे ही निकाल के फेंक देते हैं। तो कुछ ऐसा यहां पे देखने को मिलता है कि जो आपका ओर है वो अच्छे तरीके से डिसॉल्व हो जाता है किसी सॉल्वेंट के अंदर, किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट के अंदर आपका ओर डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन इंप्योरिटी डिसॉल्व नहीं होगी, तो इंप्योरिटी हम क्या करेंगे, हटा के फेंक देंगे। भैया अगर आपका ओर डिसॉल्व हो गया फिर उसको दोबारा कैसे पाएंगे, तो उसको पाने के लिए हम रिडक्शन का मेथड लगा लेते हैं। चलिए देखते हैं, समझाता हूं मैं आपको। देखिए, जो लीचिंग का प्रोसेस है वो ए क्यूब पर अप्लाई होता है। कहां पे, ए क्यूब पर अप्लाई होता है। मतलब क्या है, एल्युमिनियम, और क्या लिखा है, एजी एंड एयू, सब में ए से शुरुआत हो रही है, तो लीचिंग को दिमाग में रखें, ए क्यूब के लिए होता है। अच्छा जी, हम क्या करते हैं, देखिएगा ध्यान से, यहां पे बेसिक प्रिंसिपल क्या अप्लाई करते हैं, डिफरेंस इन सॉल्युबिलिटी। डिफरेंस इन सॉल्युबिलिटी, एक को डिसॉल्व करना है, दूसरे को डिसॉल्व नहीं करना है। यहां पे वेटेबिलिटी, यहां पे क्या है, सॉल्युबिलिटी। अच्छी चीज देखते हैं अगला। ये प्रोसेस आपने देखा होगा, है ना जी, तो इसको कभी कभी MAF साइनाइड प्रोसेस या सिंपली साइनाइड प्रोसेस भी बोला जाता है। देखो भैया, यहां पे हम क्या करते हैं, लीचिंग सॉल्वेंट लेते हैं। लीचिंग सॉल्वेंट का मतलब जिसके अंदर आप अपना और डिसॉल्व कराना चाहते हो, वो हम ले लेते हैं NaCN एक्वस स्टेट में। और ये जो चीज है वो अप्लाई होती है Ag/Au के लिए। ये मेथड किसके लिए है, Ag और Au के लिए है। अच्छा जी, मैं जो एल्युमिनियम वाला है वो थोड़ा आगे पढ़ाऊंगा, अभी सिर्फ इन्हीं दोनों को पढ़ा रहा हूं, ठीक है जी, ओके। अगला देख लेते हैं भैया, हमारा क्या है, हमारा एजी और एयू। देखो भैया, हमें पता है कि ये जो है नेटिव ओर्स हैं, तो इनके साथ कुछ इंप्योरिटीज होंगी। क्या होंगी, कुछ इंप्योरिटीज होंगी और आपका मेटल होगा। इंप्योरिटी होगी और क्या होगा, मेटल होगा। दोनों को मैंने लिख दिया है, तो इस तरीके से होगा। हम क्या करेंगे, इसको ले जाकर डिसॉल्व कर देंगे NaCN के सॉल्वेंट के अंदर, और वहां पर ऑक्सीजन का प्रेजेंस रखेंगे। ऑक्सीजन का प्रेजेंस इसलिए रखा है ताकि आपका ये जो सिल्वर है वो सिल्वर प्लस बना सके। क्या बना सके, सिल्वर प्लस बना सके। और जैसे ही सिल्वर सिल्वर प्लस बनाता है, तुरंत ही वो CN नेगेटिव के साथ मिल करके एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स ये बना देता है, AgCN ट्वाइस, यहां पर नेगेटिव चार्ज, और काउंटर बैलेंस करने के लिए हमने Na+ लगाया हुआ है। तो ये इस तरीके से बोला जाएगा कि हमारा जो Ag है, हमारा जो मेटल है, वो डिसॉल्व हो गया किसके अंदर, सॉल्वेंट के अंदर। अरे मेरे भाई, सॉल्वेंट से ही रिएक्शन कर जाओगे, इसी को तो डिसॉल्व होना कह सकते हो। यस सर, इसका मतलब सर नीचे भी तो होगा। सही सवाल, सही सवाल। तो आप यहां पे क्या लिखेंगे, सेम तरीके से ऊपर वाले को देख करके नकल मार लीजिए, ठीक है, पूरा का पूरा नकल मार लीजिए, तो ये बन जाएगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। अब होगा क्या, हमने बाहर से फिर जिंक डाला। देखो भाई, डिसॉल्व तो करा दिया, बात डिसॉल्व कराने तक थोड़ी है। अरे आपको इसकी सफाई करनी थी, कंसंट्रेट करना था, तो आपको दोबारा पाना पड़ेगा ना Ag और Au। ऐसा थोड़ी ना घुला दिया बस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बाहर से हम जिंक डाल के रिडक्शन प्रोसेस कराएंगे। और रिडक्शन कैसे होगा, जिंक क्या है, अच्छा मेटल है, तो वो 2+ बनाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन देगा। बोलो देगा, यस सर। फिर होगा क्या कि यहाँ पे Ag+ इन इलेक्ट्रॉन्स के साथ रिएक्शन करेंगे, तो Ag+ जो यहाँ पे मौजूद है वो इलेक्ट्रॉन के साथ लेकर के Ag बन जाएगा। मैं इतना मान के चल रहा हूं, आपको पता हो कि यहाँ पे Ag+ होगा, ठीक है जी। इसी तरीके से यहाँ पे
गोल्ड जो है आपको नीचे बैठा हुआ मिल जाएगा, बाकी पार्ट आप हटा देंगे। आप सही से सोच रहे होंगे कि भैया एक बात बताओ, ये जिंक 2+ ने यहाँ क्या किया होगा। उसने क्या किया, एक्चुअली ना एक्टिव मेटल था, उसने इनके सब साइनाइड खींच लिए। क्या कह रहे हैं, सारे साइनाइड खींच लिए। और जिंक जो है ऐसे बनाता है, यहाँ पे बन जाएगा CN4, यहाँ पे हो जाएगा 2-। ठीक है भाई, तो यहां वाले केस में भी यही बनता है, यहां वाले केस में भी यही बनता है। तो ZnCN4 2- ये बन जाता है। काउंटर करने के लिए 2 सोडियम रहता है। तो इसका मतलब जिंक आपने जो बाहर से डाला, उसने खुद को जिंक 2+ बना के एक कॉम्प्लेक्स बना लिया, और आपके Ag और Au को उसने फ्री कर दिया। ये था प्रोसेस। आगे बढ़ जाते हैं ज्यादा टाइम ना लगाते हुए। अगला देखो, यहां पर हाइड्रोमेटलर्जी में एक चीज पढ़ते हैं जो कि अर्जेंटाइट से रिलेटेड है। अर्जेंटाइट क्या होता है, Ag2S को अर्जेंटाइट कहते हैं। अब इसको हमने क्या करा, NaCN के अंदर डिसॉल्व कर दिया। अब देखो यार, यहां वैसे तो डायरेक्टली ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि यहां पर Ag+ है। यहां Ag जो था वो कैसा था, न्यूट्रल, लेकिन यहां Ag+ प्रेजेंट है, तो ये रिएक्शन आसानी से हो जाती है। और वही ऊपर वाली चीज दोबारा आपको यहां पे छापनी पड़ेगी। अरे बोलो भाई, आया क्या, यस सर, ये बन जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इसमें जिंक डाल देंगे, फिर से वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, और ऊपर की कहानी ये वाली चीज आप यहाँ पे छाप लेना, तो Ag फिर से बाहर मिल जाएगा, है ना। यहाँ पे जो सल्फर होता है वो Na2S के फॉर्म में यहाँ निकलता है, Na2S। बाद में हम ऑक्सीजन अप्लाई करके उसको बर्न करा लेते हैं। तो कहानी आपको समझ में आ गई कि लीचिंग का प्रोसेस होता क्या है। एल्युमिनियम के लिए मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ, डोंट वरी, है ना जी। नहीं तो भैया छोड़ दिया क्या आपने। अगला देखते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। हमें क्या करना, मेटल को एक्सट्रैक्ट करना। क्या तरीका अपनाते हैं, हमने कंसंट्रेट कर लिया अपना ओर, ठीक है जी। हम ओर को कंसंट्रेट करके, पहले ओर को कंसंट्रेट कर लिया, अब वो जिस भी फॉर्म में होगा उससे हम पहले मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। मान लीजिए हमारे पास कार्बोनेट ओर है, तो हम कार्बोनेट को क्या करेंगे, हीट कर देंगे, उसके अंदर से CO2 गैस निकाल करके उसको सिर्फ मेटल ऑक्साइड बना देंगे। अगर हमारा कंसंट्रेटेड ओर सल्फाइड वाला था, फ्लोटेशन प्रोसेस से वो सफाई करके निकला, वो सल्फाइड के फॉर्म में था, हम उसको जला देंगे। सल्फाइड जलेगा, SO2 गैस निकल जाएगा, और जो मेटल होगा वो ऑक्साइड बना लेगा। फिर क्या करेंगे, मेटल को पाने के बाद उसका रिडक्शन करा देंगे, मेटल ऑक्साइड को रिडक्ट करा करके हम मेटल बना लेंगे। और ये प्रोसेस कराने के लिए 2 चीजें यूज की जाती हैं, कैल्सिनेशन का मेथड या रोस्टिंग का मेथड। ठीक है, कैल्सिनेशन या रोस्टिंग का मेथड, और यहां पर हम रिडक्शन प्रोसेस कराते हैं। समझाता हूं, यहां पर देखिएगा, याद हो जाएगा यहीं पे। कैल्सिनेशन क्या है भैया, कैल्सिनेशन नाम से मतलब लग रहा है ना कि किसका डिकम्पोजिशन करवाना है, कार्बोनेट्स का। तो नाम में थोड़ा थोड़ा ऐसे याद करने का तरीका है, कार्बोनेट्स, तो यहां पे लिखा कैल्सिनेशन एंड कार्बोनेट, थोड़ा मैच करता हुआ दिखेगा। बाकी रट्टे नहीं मारने, समझा दूंगा। देखो Ca, यहां पे क्या लिखा, CaCO3, तो हीट करोगे तो क्या होगा, हीट करोगे तो ये बन जाएगा CaO, और CO2 गैस तो देखो निकल के भग जाएगा, ये आपका बच जाएगा। अच्छा, यही तो आपको बनाना था। अब ये देखो, कैल्सिनेशन के अंदर ना पहले से ओर पे आपके ऑक्सीजन प्रेजेंट था, आपके ओर में पहले से ऑक्सीजन है, तो बाहर से ऑक्सीजन लेने की जरूरत है क्या, नहीं है, तो सिर्फ हीट करना, तो सिंपल हीट है। यहां पर क्या है, कोशिश ये होती है कि एब्सेंस ऑफ O2 रहे। हाँ, अगर प्रेजेंट भी O2 है तो बहुत ही कम रहे, उसकी जरूरत एक्चुअली है नहीं। अच्छा, समझ में आया सर। रोस्टिंग क्या होता है, रोस्टिंग तो समझते होंगे, वो वाली रोस्टिंग नहीं जो कैरी मिनाती कर रहा है। ये रोस्टिंग कौन सी है भैया, है ना, जो घर में मम्मी हमारी रोटी सेक रही है, वाली रोस्टिंग है। यहां पर क्या है, सल्फाइड ओर को हम रोस्ट कर रहे हैं। रोस्ट हो रहा है किसमें, O2 के प्रेजेंस में। O2 के प्रेजेंस में होगा क्या, देखो भैया, यहां ऑक्सीजन की जरूरत क्यों पड़ी भाई, अरे क्योंकि ये सल्फाइड था, और मेरे को तो क्या चाहिए, मेटल का ऑक्साइड। ऑक्साइड में तो ऑक्सीजन होगा ना, तो भैया जी हमें इसको बर्न कराना पड़ेगा। यहां पे पहले से ऑक्सीजन था, इसलिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं, सिर्फ हीट कर दो, मिल गया। कितनी सिंपल सी बात है। कई बार यही रट्टा मारते रहते हैं, पता नहीं सल्फाइड रोस्टिंग में है कि पता नहीं इधर कैल्सिनेशन के अंदर है। तो ठीक है जी, जलाइए, जलाने के बाद बनाइए Cu2O, और सल्फर जलेगा तो SO2 गैस बनेगा। ठीक है जी, मामला क्लियर है। जिंक इसी तरीके से बर्न करा दीजिए, जलाने के बाद ZnO जिंसाइट एंड SO2 गैस बनेगा, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। अगली चीज देखें, आपके पास एक ये क्या लिखा, Fe2O3.3H2O, ये पहले से ऑक्साइड के फॉर्म में है, लेकिन वहां पे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन था, तो हमने क्या करा, हीट किया, ये पूरा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वहां से निकल के भाग जाएगा। क्या होगा, निकल के भाग जाएगा। आप सोच के देखो कि आपको जो ये ओर दिया गया, अगर आपने उसमें से वेपर्स निकाल दिए तो क्या वहां पे कुछ छिद्र बनेगा, कुछ पोरस होगा, यस सर। तो ओर्स जो होते हैं वो पोरस हो जाते हैं, इन दोनों ही केस में पोरस हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, क्योंकि दोनों में जहां जहां गैस निकलेगी, अरे भाई ये आपका ओर है, मान लीजिए कि अंदर वाटर बैठा था, आपने हीट करा, निकल गया, अब जिस रास्ते से निकलेगा वहां भी
आपको जगह बना के देनी पड़ेगी, और जहां था वहां से तो चला गया ना, तो वहां भी जगह बन गई। मतलब क्या है कि ये पोरस बना देता है। अरे भैया कोई शक संदेह तो नहीं ना किसी को? नहीं है सर, आगे बढ़िए। यहां पर क्या बोलेंगे, यहां पर आपका जो Fe2O3 मतलब कि हेमेटाइट है, ये आपको मिल जाएगा इस तरीके से। अच्छा, समझ में आया सर। अगली चीज क्या है, समटाइम्स रोस्टिंग मे नॉट ब्रिंग अबाउट कंप्लीट ऑक्सीडेशन। कई बार कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होता कि आपने क्या करा, दोनों को बर्न कराया, जिंक को भी ऑक्सीजन दे दिया, सल्फर को भी दे दिया, ये पूरी बर्निंग हुई है ना। लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता, तो CuFeS के केस में हमें क्या देखने को मिलता है, Cu2S कॉपर वाला सल्फाइड के फॉर्म में रहेगा, और आयरन आयरन ऑक्साइड में हो जाएगा, और इस तरीके से। मतलब क्या हुआ, कॉपर के साथ आपने ऑक्सीजन नहीं लगाया, बाकी आयरन और सल्फर के साथ लगाया है। तो ये चीज आपको देखने को मिल सकती है। अगली चीज देख लेते हैं भाई, इंप्योरिटी। आपके ओर में ये इंप्योरिटीज हो सकती हैं, आर्सेनिक का, एंटीमनी का, सल्फर का एंड फास्फोरस का। अब ये जो ये आपको इंप्योरिटीज दिख रही हैं, इन इंप्योरिटीज को आप कर क्या रहे हो, ऑक्सीजन से बर्न करा दे रहे हो। जब बर्न कराओगे तो ये क्या बनेगा, अपना अपना रिस्पेक्टिव ऑक्साइड बनाएगा, और जो ऑक्साइड होगा वो भैया गैस फेज में रहेगा, तो वो क्या होगा भैया, निकल जाएगा वहां से। समझ गए? तो इंप्योरिटीज आप यहां से हटा सकते हैं, इन इंप्योरिटीज को, ठीक है, बाय यूजिंग रोस्टिंग। अच्छा, अगला है सेल्फ रिडक्शन इन रोस्टिंग। रोस्टिंग में सेल्फ रिडक्शन का प्रोसेस यूज किया जाता है। सेल्फ रिडक्शन का मतलब खुद को रिड्यूस करने का प्रोसेस। समझाता हूं, जैसे कि पहले आपको यहां पे दिख जाएगा Cu2S एंड O2। पहले ध्यान से सुनना, पहले आपने क्या करा, ये आपके पास मान लीजिए 1 किलो था, आपने क्या करा, 700 ग्राम उसके जला दिए। जलाने के बाद वो उसने क्या बनाया, Cu2O। लेकिन आपके अभी भी 300 ग्राम बचे हुए थे, उसने क्या करा भैया, जो बचे हुए 300 ग्राम थे, इन दोनों ने आपस में रिएक्शन कर दी, तो यहां के सल्फर ने यहां से ऑक्सीजन खींचा, और खींच करके बनाया खुद को SO2 गैस, और बचा खुचा क्या हो जाएगा, कॉपर। अरे बोलो भाई, बचा खुचा क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉपर। तो लिख सकते हैं जी, यहाँ पे लिख देते हैं प्लस, यहाँ पे Cu। तो यहाँ पे इस तरीके से आपका कॉपर निकल जाता है। देख रहे हो भैया, अरे बीच का एक प्रोसेस बच गया। क्या भैया, क्या ये रिडक्शन का प्रोसेस। आप क्या कर रहे थे, सल्फाइड को सीधा जला दिया, जलाने के बाद ऑक्साइड बनाया, लेकिन वहां पे थोड़ी सल्फाइड छोड़ दी, आपस में रिएक्शन करके वो सीधा मेटल में ही चले गए। तो इसको बोलते हैं सेल्फ रिडक्शन, खुद को ही खुद से रिड्यूस करवा लिया। ठीक है जी, यस सर। अगला चीज क्या है, Hg के लिए भी सेम कहानी है, यहां पर भी ये बनेगा HgO, और वो भाई साहब क्या ले लेंगे, देखना ध्यान से, वो यहां पर ले लेंगे HgS के साथ रिएक्शन, तो SO2 गैस बनेगी और Hg आपको मिलेगा। सेम कहानी यहां पे लेड के लिए भी है लगानी। लेड में भी क्या होगा, लेड का ऑक्साइड बनेगा, और वो लेड के सल्फाइड के साथ रिएक्शन करके लेड देगा, और साथ में SO2 गैस निकाल देगा। इतनी बात समझ में आ गई है क्या? ओके जी। लेकिन ना इसको याद करने का एक मेथड अपनाते हैं। देखो भैया, ये क्या है, पब में क्यों हंगामा हुआ, पब में क्यों हंगामा हुआ, कहीं लिख सकते हैं क्या? इसको सेल्फ रोस्टिंग के लिए आप लिख देना, पब में क्यों हंगामा, पब में क्यों हंगामा हुआ, है ना। बस थोड़ी सी ही पीली है एक्चुअली, अरे ये यहाँ पे नहीं लिखना है, थोड़ी सी पीली है का मतलब यहाँ पे क्या है, आप क्या कर रहे हो, खुद को पी के अपने आप को रिड्यूस कर रहे हो, खत्म करने की कोशिश कर रहे हो। तो खुद को रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हो तुम पब में जाकर के, तो सेल्फ रिडक्शन होगा, पब में क्यों हंगामा हुआ। ठीक है जी, ये कहानी बस याद करनी है यार, देखो फालतू बातें तुम्हारे लिए कितना लिखना पड़ता है हमें। अच्छा जी, आगे आते हैं, अगला प्रोसेस का नाम है स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग क्या है भैया जी, देख लीजिए, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग मेटल ऑक्साइड इनटू, ये देखो यहां से यहां जाना क्या बोला जाता है, स्मेल्टिंग बोला जाता है। रिडक्शन को एक अलग से नाम दे दिया गया, स्मेल्टिंग। चलिए देख लेते हैं, आपके रिड्यूसिंग एजेंट आपको अक्सर कौन कौन से दिखाई देंगे, कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड या एल्यूमिनियम दिखाई देंगे। जैसे कि यहां पर देख लीजिए, ये है भैया लेड का ऑक्साइड, कार्बन के साथ रिएक्शन करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बना लेगा, और लेड आपका बाहर आ जाएगा। तो ये स्मेल्टिंग का प्रोसेस है। या आप इसी को क्या कर सकते हैं, CO के साथ रिएक्शन करवा करके, अब CO क्या करेगा, इनसे ऑक्सीजन खींचेगा तो CO2 गैस बनाएगा, और लेड को मेरे भैया बाहर करेगा। तो ये जो प्रोसेस आपने अभी अभी देखा, इसको स्मेल्टिंग कहते हैं। चलिए आपको इसके बारे में कुछ और पढ़ाएंगे। ठीक है, अगला चीज है इलिंगम डायग्राम, इंपॉर्टेंट चीज है। इलिंगम डायग्राम कुछ खास नहीं, बस एक ग्राफ है। ग्राफ किसके बीच में है, ग्राफ बिटवीन डेल्टा G एंड T। एक प्रोसेस है, एक रिएक्शन है, ठीक है जी, जिसके लिए आप क्या क्या देखते हो, टेम्परेचर और चेंज इन ग्रिप फ्री एनर्जी, इनके बीच में आप ग्राफ बना देते हो। तो ये है क्या भैया, थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी। मतलब कि एक्चुअली उस ग्राफ से हम ये एक्सप्लेन कर पाते हैं कि कोई रिएक्शन फीजिबल है या
नहीं फीजिबल है। अब रिएक्शन के फीजिबल होने का मतलब क्या होता है कि डेल्टा जी की जो माइनस में वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए। अगर अच्छी फीजिबिलिटी चाहिए तो एक्स की वैल्यू मेरे भैया बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बहुत अच्छी होनी चाहिए। एक्स की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी माइनस एक्स की वैल्यू आपको होगी उतनी ही कम होगी और गिब्स फ्री एनर्जी क्या होगा? रिड्यूस हो रहा होगा, तो वो प्रोसेस फीजिबल माना जाएगा। इतनी बात कहां से पढ़ी थी? थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ी थी। कहानियां ठीक है, याद है? यस सर। एक चीज पढ़ी थी आपने, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। शकल याद आ रही है? यस सर। यहां पे ध्यान से देखें तो ये क्या है? y बराबर सी प्लस एम एक्स। तो आपको यहां से क्या समझ में आया कि m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया? माइनस डेल्टा एस। ठीक है जी, क्योंकि ग्राफ किसके बीच में खींचना? डेल्टा जी और t के बीच में खींचना। इतनी बात समझ में आती है? यस सर। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि डेल्टा एस है क्या? पहले बताओ। डेल्टा एस है एंट्रोपी। एंट्रोपी अगर डेल्टा एस की वैल्यू क्या हो गई? माइनस में, मतलब एंट्रोपी अगर घट रही होगी तो स्लोप जो होगा वो ऊपर की तरफ होगा ग्राफ में। चलिए देख लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, आप समझते ज्यादा हैं इसलिए यहां पे देखते हैं। देखना भैया, ये कार्बन आपका नेचर में सॉलिड में प्रेजेंट है। कैसा है? ये सॉलिड है। और O2 भैया है ना गैस फॉर्म में, और ये बर्न होकर के क्या मिलता है? गैस मिलता है। देखिए भैया ध्यान से, आपने पढ़ा होगा कि भैया ये सॉलिड वाले को छोड़ दो एंट्रोपी निकालते वक्त। आप क्या देखते हो? गैस में देखो, लिक्विड में देखो। तो आप यहां बोलोगे देखो 1 मोल O2 था, वो 2 मोल CO में कन्वर्ट हुआ। और अगर गैस की क्वांटिटी बढ़ रही है तो आप बोलते हो एंट्रोपी बढ़ रहा है। एंट्रोपी का मतलब क्या होता है? रैंडमनेस। तो गैस जितनी ज्यादा एक दूसरे का सर वो ज्यादा फोड़ेंगे पार्टिकल्स, तो आप बोलोगे वहां पे रैंडमनेस ज्यादा होगी। तो इस कंडीशन के लिए आप बोलेंगे डेल्टा एस क्या है? बढ़ रहा है, एंट्रोपी बढ़ रही है। अगर एंट्रोपी बढ़ रही है तो स्लोप मैं क्या बोलूंगा? बोलो भाई, स्लोप कैसा होगा? बोलो भैया, स्लोप क्या होगा? माइनस, है ना जी। स्लोप क्या होगा? नीचे की तरफ, अगर एंट्रोपी बढ़ रही है, क्योंकि देखो क्या लिखा है? माइनस डेल्टा एस। इतनी बात तो समझ में आती होगी। अगला क्या है? ये भैया जी गैसियस फेज में, ये भी गैसियस फेज में, ये भी गैसियस फेज में। रिएक्शन हम क्या पढ़ते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड को बर्न करा, CO2 गैस बनाई हुई है। यहां पे देखना, 2 मोल 3 मोल, 3 मोल गैस 2 मोल में कन्वर्ट हो रही है, मतलब यहां पे एंट्रोपी घट रही है। बोलो घट रही है क्या? अगर घट रही है तो स्लोप क्या बोला जाएगा? अरे स्लोप की बताओ, स्लोप के बारे में बताओ। अरे भैया इधर देखो ना यार, डेल्टा एस का माइनस पुट किया, प्लस आएगा। कैसी बातें कर रहे हो? यहां पे आ जाओ। यहां पे आप बोलोगे ये भाई साहब सॉलिड थे, ये गैस थे, और वो भाई साहब क्या थे? गैस थे, है ना। तो 1 मोल गैस से आपने 1 मोल गैस बनाई, ओह कोई फायदा नहीं किया, तो डेल्टा एस करीब करीब 0, है ना। अगर 0 हो गया तो स्लोप भी क्या होगा मेरे भाई? स्लोप भी 0। ओके, समझ में आ गया होगा कैसा ग्राफ बनेगा। आइए यहां पे देखते हैं। यहां की बात क्या? स्लोप नेगेटिव है तो ऊपर से नीचे की तरफ बना दीजिए। ठीक है जी, यहां पर आइए। स्लोप पॉजिटिव है तो नीचे से ऊपर की तरफ बना दीजिए। यहां पर देखो भैया, यहां पर एक कांस्टेंट बना दीजिए कि टेम्परेचर के बढ़ने से डेल्टा जी पर कोई फर्क नहीं आता। एक बात तो आप जानते होंगे ग्राफ में, है ना, डेल्टा जी की वैल्यूज आप अक्सर माइनस में पाने वाले। तो जैसे आप यहां पे समझिए, ये मान लो कि ऐसे ले जाओ कि ये -2000 किलो जूल पर मोल है, तो ये वाला क्या हो जाएगा? ऐसे ले लो -1500, फिर 1000। मतलब जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे वैल्यूज बढ़ती जाएंगी, है ना। इतनी बात समझ में आती होगी? यस सर। आगे बढ़ जाते हैं। आप देखते हैं इलेंगम डायग्राम को। देखो भैया, ये रिएक्शन हमारी, और इस रिएक्शन के लिए अभी हमने पढ़ा कि एक स्ट्रेट लाइन आएगी। अगली ये रिएक्शन पढ़ी और उसके लिए हमने देखा कि ये नीचे की तरफ आएगी। अभी हमने ये रिएक्शन पढ़ा तो हमने देखा कि भैया ये लाइन आएगी। ये बात पढ़ी क्या? यस सर। तो ये एक साथ इनको दिखाने की कोशिश करिए। अब देखिए, इसी के साथ मैं एक नई चीज लेकर के आ रहा हूं, जिंक का। जिंक को हमने क्या करा? बर्न करा। बर्न करने के बाद ZnO बना। ध्यान सुनना, जिंक नॉर्मल स्टेट में किया है। मेटल क्या? सॉलिड है। ये भाई साहब गैस है। ZnO जो चीज बन रही है वो भी क्या है? सॉलिड है। जो बन रही है वो सॉलिड है। तो भैया अगर आपने O2 यूज किया, इसका मतलब क्या कि गैस जो है सीधा सॉलिड में चली गई। गैस अगर सॉलिड में चली, इसका मतलब रैंडमनेस बहुत ही कम हो गई। अब ज्यादा वो घूम फिर नहीं पा रहे हैं पार्टिकल्स। तो इस केस में आप क्या बोलेंगे बताइएगा? इस केस में आप बोलेंगे कि डेल्टा एस की जो वैल्यू है वो क्या हो रही है? कम हो रही है। तो डेल्टा एस क्या है? नेगेटिव। मान लो -x लिख दिया, है ना जी। डेल्टा एस नेगेटिव है तो इसका मतलब स्लोप क्या होगी? इसके लिए आप बोलेंगे स्लोप जो होगा, ये स्लोप जो होगा वो कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। क्लियर है? स्लोप पॉजिटिव। अब देख लीजिए, तो ये जिंक के लिए मैंने बनाया है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है? जिंक जो है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बल्कि थोड़ा सा, जिंक किसमें जा रहा है? ZnO में जा रहा है।
जिंक क्या है, अभी सॉलिड फॉर्मेट, सॉलिड है जब टेम्परेचर उसका क्या है, कम होता है। इतनी बात समझ में आ गई? यस सर। लेकिन होता क्या है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर आता है, उस टेम्परेचर के बाद आप देखते हो कि ये ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है। यहां क्या हुआ होगा भैया, अगर ये ग्राफ ऊपर गया इसका मतलब स्लोप जो है बढ़ गया। स्लोप बढ़ने का क्या मतलब है, स्लोप बढ़ने का क्या मतलब है कि एंट्रोपी बहुत ही कम हुई होगी, तभी स्लोप बढ़ सकता है, क्योंकि जो हमने स्लोप पढ़ा वो माइनस डेल्टा एस था। समझ में बात आ गई? यस सर। तो यहां पर आप बोलोगे कि निश्चित रूप से यहां पर क्या हुई है, इस लाइन में, इस वाली लाइन के लिए एंट्रोपी बढ़ी है, इस वाली लाइन के लिए आप क्या बोलते हो, डेल्टा, बल्कि घटी है, बढ़े ये नहीं यार, क्या बोलो, घटी है। तो मान लो मैंने इस वाली लाइन के लिए लिख दिया माइनस वाई, जैसे मान लो इस वाली लाइन के लिए मैंने माइनस एक्स लिखा था, इस वाली लाइन के लिए मैंने क्या लिखा था कि ये जो है डेल्टा एस माइनस एक्स है। तो एक्स और वाई क्वांटिटी वाइज बताओ बड़ी कौन है, क्वांटिटी वाइज आप बोलोगे वाई बड़ा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्वांटिटी वाइज कह रहा हूं मैं, ठीक है जी, क्वांटिटी वाइज ये बड़ा है, इसलिए स्लोप यहां पर आपको बड़ा देखने को मिलता है। अब सवाल आता है ये एंट्रोपी बढ़ी क्यों होगी, उसका जवाब ये है कि इस पर्टिकुलर टेंपरेचर पर पहुंचने के बाद, 800 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचने के बाद, जो आपका जिंक मेटल था, ध्यान से सुनना, जो आपका जिंक पहले सॉलिड हुआ करता था, इस टेंपरेचर 800 डिग्री पर वो मेल्ट हो जाता है, तो वो लिक्विड फॉर्मेट में, अब लिक्विड में आ गया, O2 से बर्न होगा, ZnO सॉलिड मिलेगा। ये कैसा था, गैस। अब हुआ क्या, पहले एक सॉलिड था एक गैस था और बाद में जाके सॉलिड मिलता था, तो यहां पर एंट्रोपी का थोड़ा कम चेंज देखने को मिलता था, क्योंकि ये सॉलिड था, क्योंकि गैस गैस दोनों में कॉमन है। बट ये लिक्विड होने की वजह से इधर जिंक के अंदर खुद ही एंट्रोपी ज्यादा है, तो इनके अंदर भी ज्यादा है, इनके अंदर भी ज्यादा है, तो ओवरऑल एंट्रोपी बहुत ज्यादा हो गई। बट बाद में आप देख रहे हो सॉलिड बन गया, मतलब एंट्रोपी बहुत ही कम हो गई। अच्छा, तो ये बात थी क्या, माइनस वाई वाली, समझ में आ गई बात? यस सर। इसका मतलब हुआ कि यहां के केस में एंट्रोपी बहुत ही कम हो रही है, इसलिए स्लोप जो है ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। ऐसा क्या बोला जाएगा इसके लिए, इसके लिए शब्द यूज किया जाएगा, इस पॉइंट, इस टेंपरेचर पर ये मेल्ट हो जाता है, क्योंकि वो जिंक का मेल्टिंग पॉइंट है 800 डिग्री सेल्सियस। क्लियर जी? यस सर, समझ में आ गया। अब अगली लाइन देखते हैं, अगली लाइन कहां प्रस्तुत होगी। एक बार, हाँ, एक बार ये चीज समझ लेते हैं, ये क्या है, एक बार ना ये चीज समझते हैं। अब समझा तो दिया है ना भाई, समझ में तो आ ही गया होगा। बाहर लिख दूं क्या, डेल्टा एस इसके वाले के लिए माइनस एक्स है। अच्छा देखिएगा, ये वाली जो मैंने लाइन बनाई है उसमें देखो तीन लोगों को ध्यान से देखना, एक ग्रीन वाला, ये ब्लू वाला और एक ऑरेंज, मतलब कि इन तीनों की मैं बात कर रहा हूं। ये तीनों यहां पे देखना, इस टेंपरेचर के आसपास जो कि है 710 डिग्री सेल्सियस, यहां के आसपास देखोगे करीब करीब आते हैं। ये वाला ग्राफ, ये वाला ग्राफ और ये वाला ग्राफ, यहां तीनों में क्या दिख रहा है, कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड और CO2, ये तीनों चीजें यहां पे इक्विलिब्रियम में आती हैं। होता क्या है, इसके इधर वाले रीजन को, इसके इधर वाले रीजन को लो टेंपरेचर रेंज बोलते हैं। 710 से नीचे वाले को लो टेंपरेचर रेंज बोलते हैं, लेकिन इधर वाले को हाई टेंपरेचर रेंज बोलते हैं, हाई टेंपरेचर रेंज बोलते हैं। बस एक पॉइंट था जहां समझाना था कि ऐसा कुछ होता है, तो लो टेंपरेचर रेंज है और हाई टेंपरेचर रेंज है। इतनी बात समझ में आ गई है? यस सर। अब अगले एक सवाल आता है, अब अगला एक सवाल आता है, व्हिच रिएक्शन इज मोर फीजिबल, ज्यादा फीजिबल इन सब में कौन है? अब फीजिबिलिटी किससे डिसाइड होती थी, डेल्टा जी से, और डेल्टा जी की वैल्यू जिसके लिए सबसे कम होगी वही ज्यादा फीजिबल है। तो इन सब में सबसे कम कौन है, जिंक वाला। तो इसका मतलब जिंक वाली ये जो रिएक्शन है ये सबसे ज्यादा फीजिबल रिएक्शन है। फिर इसके बाद ये वाली है, फिर इसके बाद ये वाली है, फिर इसके बाद ये वाली है, कम टेंपरेचर के रेंज में। इतनी बात समझ में आ गई है क्या? यस सर। तो फीजिबिलिटी क्लिक करनी जाएगी। यस सर, ठीक है। अगला देख लेते हैं, रिएक्शन इज फीजिबल। पूछा जा रहा है कि क्या ये रिएक्शन फीजिबल है, लेकिन यहां पर दिया गया जब टेंपरेचर जो है 800 डिग्री सेल्सियस से नीचे है। जब टेंपरेचर 800 डिग्री सेल्सियस से नीचे है तो बताइए क्या ये रिएक्शन फीजिबल है? करके बताता हूं, समझाता हूं, देखना। ZnO को आप क्या कर रहे हो, कार्बन डाल के रिड्यूस करा रहे हो, तो क्या ये पॉसिबल है? आप कह रहे थे कि भैया ये जिंक से जिंक ZnO बनना ज्यादा फीजिबल है, तो यहां तो उल्टा हो रहा है, ZnO Zn बना रहा है, तो ये ज्यादा फीजिबल नहीं है इस लो टेंपरेचर रेंज के लिए। इस लो टेंपरेचर रेंज के लिए ये चीज फीजिबल नहीं है, क्योंकि फीजिबल क्या था, जिंक का जिंक ऑक्साइड बनना, लेकिन ये चीज उल्टी है। इसका मतलब ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। और इसी को, अगर ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, सुनना ध्यान से, इसी को कहने का तरीका ये है कि जो कार्बन है वो यहां से ऑक्सीजन खींच नहीं सकता, मतलब कार्बन इसको रिड्यूस नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि जो कार्बन वाली लाइन है,
ध्यान से सुनना, जो कार्बन वाली लाइन है वो दोनों लाइनें क्या है, देखो एक ये वाली लाइन और एक ये, दोनों लाइनें जिंक से बहुत ऊपर हैं। अगर किसी को, ध्यान से सुन ले इस लाइन को, अगर किसी को क्या करना है, ऑक्सीजन खींचना है, तो उस लाइन को नीचे होना जरूरी है किसी भी लाइन से। हाँ, मान लो कहने का मतलब था कि ये जो ये वाली लाइन है वो जिंक से रिलेटेड है कि वहां पे जिंक ऑक्साइड में जाएगा, लेकिन इससे ऊपर आपने देखा कि कार्बन की लाइनें हैं, तो यहां पे तो डेल्टा जी की वैल्यू थोड़ी थोड़ी पॉजिटिव की तरफ जा रही है। इसका मतलब यहां का प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल नहीं है, बट यहां का प्रोडक्ट स्टेबल, तो जहां का प्रोडक्ट स्टेबल है वो कार्यक्रम आसानी से हो जाएगा। बल्कि मैं कहूं क्या इसका उल्टा रिएक्शन पॉसिबल है, तो यस, है ना, जिंक जो है इनसे ऑक्सीजन खींच सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसका डेल्टा जी वैल्यू क्या है, माइनस में है। तो ऐसे समझते हैं। अगला देख लेते हैं, FeO और CO लिखा हुआ, CO2 एंड Fe। देखो ये क्या है, मान लो कि यहाँ पे टेम्परेचर हमने ले लिया 710 से कम, यहाँ पे थोड़ा टाइम लग सकता है ना, क्या है 710 से अगर टेम्परेचर हमने कम कर दिया, 710 से कम कर दिया, तो देखो भैया आयरन की पहले लाइन लेके आता हूं। ये जो लाइन देख रहे हो ना, अभी 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 जो आया है ये वाली लाइन, इसमें आयरन अपने आप को आयरन ऑक्साइड बना रहा है। आयरन क्या कर रहा है, अपने आप को आयरन ऑक्साइड बना रहा है। अब मैंने क्या बताया था भैया, आपने बताया था कि जो लाइन नीचे होगी वो वाले का प्रोडक्ट स्टेबल होगा और वो बनेगा। तो भैया देखो ना, इसके नीचे वाला जो है ये CO वाली लाइन है। अरे ग्रीन वाली लाइन किसकी है, CO क्या कर रहा है, CO2 में खुद को कन्वर्ट कर रहा है। इसका मतलब CO खुद को CO2 में कन्वर्ट कर सकता है, क्योंकि उसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। तो CO यहां से ऑक्सीजन खींच के CO2 आराम से बना देगा, बोलोगे क्योंकि इलेंगन डायग्राम में वो नीचे की तरफ लाई कर रहा है। तो FeO यहां पे रिड्यूस होता हुआ दिख रहा है। देखो यहां से रिड्यूस हुआ क्या, CO ने क्या किया, इनका ऑक्सीजन खींच लिया और खुद को Fe बना दिया। मतलब कि लो टेम्परेचर रेंज में जो CO है वो इनसे ऑक्सीजन खींच सकता है। अगली चीज देखिए, अगली चीज क्या है कि FeO एंड कार्बन, क्या ये रिएक्शन टेम्परेचर में, देखो क्या बनाता हूं, टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 710। अगर टेम्परेचर मैंने ज्यादा ले लिया, एक 710 से ज्यादा ले लिया, तो इसके बाद देखो क्या होगा, क्या कार्बन इनसे ऑक्सीजन खींच के CO बना सकता है। तो ये देखो भाई, यहां पे देखो ये वाली जो लाइन है, ये वाली ब्लू वाली लाइन जो कि नीचे की तरफ जा रही है, आप देखो 710 के बाद क्या हो रहा है, यहां के बाद क्या होगा, यहां के बाद आप देखोगे ये वाली लाइन जो ब्लू वाली है वो नीचे की तरफ जा रही है। मतलब उस ब्लू वाली लाइन के लिए डेल्टा जी की वैल्यू माइनस में है, माइनस में थोड़ा ज्यादा ही है, मतलब नीचे की तरफ है। लेकिन आपकी जो आयरन वाली लाइन है वो तो ऊपर जा रही है, मतलब अब ये ब्लू वाली लाइन ऊपर वाली लाइन को रिड्यूस कर सकती है। मतलब है कार्बन, कार्बन है ना यहाँ पे, कार्बन क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है। कार्बन क्या कर सकता है मेरे भाई, रिड्यूस कर सकता है किसको, आयरन को। कब, जब टेम्परेचर 710 से ज्यादा है, 710 से ज्यादा है, तो ये इसका मतलब ये भी रिएक्शन होगी। लेकिन यही कार्बन कम टेम्परेचर पे नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहां पे देखो ये ऊपर की तरफ है और ये नीचे की तरफ। आई होप समझ में आ गया होगा। तो आपको एक चीज तो क्लियर हो गई होगी, जो कार्बन है वो हाई टेम्परेचर रेंज में यूज किया जाता है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, लेकिन जो CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड, वो लो टेम्परेचर रेंज में यूज किया जाता है। इसको हम यूज करने वाले हैं मेटलर्जी के अंदर। आइए देख लेते हैं, ब्लास्ट फर्नेस है हमारी ऐसी, ठीक है, इसमें हम क्या डालते हैं, और लाइमस्टोन एंड कोक। हम किसका पढ़ते हैं भैया, एक्सट्रैक्शन आयरन का। और यहाँ पे क्या होगा, Fe2O3 हेमेटाइट प्लस क्या, लाइमस्टोन का मतलब चूने का पत्थर, CaCO3, है ना, कोक का मतलब कार्बन। ये चीज हमने इसमें मिलाई हुई है। मिलाते हैं, देखो भैया यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, नीचे से हीट कर रहे हैं तो नीचे की तरफ टेम्परेचर ज्यादा होगा, ऊपर की तरफ कम होगा। इतनी बात समझ में आ रही है। यस, हम क्या कर रहे हैं, इसमें एयर ब्लो करा रहे हैं, देखो इसमें एयर डाल रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, ऊपर से हम जब, देखना ध्यान से, ऊपर से जब हम क्या करेंगे, इनको गिराएंगे, ध्यान से देख ले, इनको जब हम ऊपर से गिराएंगे होगा क्या, ये अपने पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज में आकर के अपने आप को CaO बना देगा, और क्या बना देगा बोलो, CO2 गैस बना देगा, है ना। अपने पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज में आएगा, वहां पे ये ब्रेक हो जाएगा और ये बन जाएगा, तो CO2 गैस यहां से बाहर आ जाएगा, और साथ साथ CO कहां आएगा वो मैं आगे बताऊंगा। इतनी बात समझ में आ गई, बेसिक बात समझ में आई कि यहाँ पे चल क्या रहा है। यस सर, अब रिएक्शन की बात करते हैं। देखो भाई, जो ऊपर टेम्परेचर क्या है, कम है, नीचे की तरफ टेम्परेचर ज्यादा है, तो नीचे की तरफ के लिए मैंने क्या बताया था, हाई टेम्परेचर रेंज के लिए कार्बन एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज होगा। लेकिन ऊपर वालों के लिए, मतलब लो टेम्परेचर रेंज के लिए, कार्बन मोनोऑक्साइड यूज होगा। होता क्या है, ऊपर से आप कार्बन डालते हो, वो कार्बन क्या करता है, नीचे से जो ऑक्सीजन जा रहा है उसके साथ रिएक्शन कर लेता है। कार्बन जो है वो रिएक्शन कर लेता है ऑक्सीजन के साथ, तो वो क्या बनाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और CO2 दोनों ही बना सकता है, ठीक है। यहां से फिर क्या होगा, गैस नीचे से यहां से निकल जाएगी, लेकिन वो कुछ रिएक्शन भी कराती हुई जाती है। क्या रिएक्शन कराती है, एक बार में सीख लीजिए, फिर मैं ये इस तरीके से पढ़ा दूंगा, ठीक है। Fe2O3
क्या होता है कि हमने लिया कार्बन मोनोऑक्साइड, वो उसको रिड्यूस करके Fe3O4 बना देगा। आप इनमें ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर लीजिए, यहां पर आपको +3 मिलेगा, यहां से 3 से थोड़ा कम मिलेगा। फिर से कार्बन मोनोऑक्साइड यूज करोगे, वो FeO हो जाएगा, +2 में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या होगा, इसको आप रिड्यूस करा सकते हो 2 मेथड से। इसके बाद ये आयरन में, इसको आप आयरन में, होगा क्या कि अब हाई टेम्परेचर रेंज पे, इसके बाद आप हाई टेम्परेचर रेंज पे क्या करा सकते हो, रिड्यूस करा सकते हो। ये चीज यहां नहीं लिखनी थी, ये चीज यहां लिखनी है, ठीक है जी। तो यहां पे क्या हो सकता है, इसको लो टेम्परेचर रेंज पे कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूस कर देगा, लेकिन हाई टेम्परेचर रेंज पे कार्बन रिड्यूस करके आयरन बना सकता है। तो ओवरऑल एक्चुअली यही होना है। चलो देख लेते हैं। देखो Fe2O3 क्या करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन करके खुद को CO2 गैस बना देगा, और ये जो Fe2O3 जहां पे आयरन पे +3 है, उसको वो 8/3 में लेके आएगा Fe3O4 में। चेक कर लीजिएगा, यहां पे Fe3O4, फिर यहां पे क्या हो जाएगा, CO से रिएक्शन करेगा। अब ये क्या था 8/3, लेकिन उसके बाद फिर से ये रिड्यूस होगा, तो ये FeO मतलब कि क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा। यहाँ पे 3, यहाँ 8/3 और यहाँ 2, तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, मतलब रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ से CO क्या करेगा, CO2 गैस बनाएगा, और वो एग्जॉस्ट के थ्रू यहाँ से निकल जाएगा। अगला देखिए, मैंने ये बताया था ना कि हीट होगा। इस टेम्परेचर रेंज पे आने के बाद ये भाई साहब क्या होते हैं, अपने आप को तोड़ लेते हैं, CaO और क्या बना देते हैं, सॉरी CaO एंड CO2 गैस बना देते हैं। चलिए जी, मान लिया। अब इसके बाद क्या होगा, जो आपका ये CaO, ध्यान से सुनना, आपने क्या देखा कि यहाँ पे CaO क्या है, बेसिक ऑक्साइड है। तो बेसिक ऑक्साइड को हम किससे रिएक्शन करवा दें कि वो स्लैग बन जाए। अच्छा भैया, ये वाली बात है क्या, हमें सामने से फ्लक्स लाना पड़ेगा, और वो फ्लक्स है SiO2। तो रेत हमने क्या करा, इसमें डाल दिया, इसमें हमने क्या करा, रेत डाल दी। तो होगा क्या, जो CaO बना वो SiO2 के साथ रिएक्शन करके CaSiO3 नाम का स्लैग बना देगा। और ये स्लैग कैसा होता है, फ्यूजिबल मास होता है, डेंसिटी लोअर होती है, मॉल्टन मेटल में ये मिक्स नहीं होता है। तो इसको निकाल के देखो यहां से बाहर कर देंगे, स्लैग यहां मिलेगा, मॉल्टन स्लैग यहां मिलेगा, फिर हम इसको क्या करेंगे, निकाल के बाहर कर देंगे। इतनी बात तो समझ में आ जाएगी, ठीक है जी। स्लैग को निकाल के बाहर कर, तो ये स्लैग था। अब अगली चीज पे आते हैं। देखो भैया, हमने क्या पढ़ाया अभी तक, हमने पढ़ाया कि देखो भैया हमारा FeO बन चुका है, अभी तक हमारा FeO बन चुका है। अब वो FeO इस टेम्परेचर, इस सामने टेम्परेचर रेंज में आने के बाद कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन करता है, और जब वो कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन करेगा तो वो CO2 गैस बनाएगा, और यहां पर आयरन निकलेगा। क्या निकलेगा, आयरन। और आयरन किस स्टेट में रहेगा, मेल्ट हुआ रहेगा। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर इतनी ज्यादा है। इतनी बात समझ में आ गई। तो देखो वो आयरन आपको क्या मिलेगा, मॉल्टन आयरन नीचे, स्लैग ऊपर चला जाएगा क्योंकि डेंसिटी लोअर है, तो मॉल्टन आयरन यहां रहेगा, और ये दोनों मिक्स नहीं होते, तो इसको निकालना आसान हो जाएगा, और यहां से मॉल्टन आयरन को निकालना आराम से पॉसिबल हो जाएगा, मतलब पिग आयरन के फॉर्म में आपको मिल जाएगा। इतनी बात समझने में कोई दिक्कत नहीं है। और सॉलिड वेस्ट ये निकल जाएगा आपका मॉल्टन स्लैग, ठीक है जी। कोई समस्या किसी को नहीं होनी चाहिए। अगला देखिए, अब यहां वाले रेंज में हमने क्या बताया था, यहां तक जो भी खेला चल रहा है वो सब कार्बन मोनोऑक्साइड का है, क्योंकि लो टेम्परेचर रेंज में यही रिड्यूसिंग एजेंट है। लेकिन हम हाई टेम्परेचर रेंज की बात करें तो यहां पर अब कार्बन खेल करना शुरू होगा। जो CO2 है उसके साथ कार्बन रिएक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा, और बना इसलिए रहा है ताकि वो रिडक्शन का प्रोसेस आराम से हो। ऐसे सोचो, कार्बन ऊपर से गिर रहा था, CO2 गैस भी निकला था, तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा। अब निकलेगा तो जाएगा कहां, गैस तो ऊपर जाएगी, और गैस जैसे ही ऊपर जाएगी वो लो टेम्परेचर रेंज में पहुंचेगी, लो टेम्परेचर रेंज में पहुंचेगी, तो ये बाकी रिएक्शन भी आराम से करा सकती है। इसका मतलब यहां पर कंसंट्रेशन कम नहीं होगा। अगला देखते हैं, कार्बन और O2 है ना, कार्बन इस वाले रेंज में क्या हो सकता है, वो O2 के साथ रिएक्शन करके CO2 भी बना सकता है। अगली चीज देख लीजिए, आपके पास इस टेम्परेचर रेंज में कार्बन है, और सामने से मान लो कुछ FeO बच गया हो, जो कि यहां पे रिड्यूस इस टेम्परेचर रेंज में ना हो पाया हो, तो वो जब नीचे गिरेगा तो कार्बन के साथ उसकी मुलाकात हो जाएगी, और यहां पर CO बन जाएगा, और आयरन दोबारा मिल जाएगा। और ये भी जो आयरन होगा वो भी मॉल्टन स्टेट में होगा, तो वो भी यहां पे मिल जाएगा। तो ये पूरी कहानी है ब्लास्ट फर्नेस की, ये कहानी है एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन की। अगले पेज आ जाते हैं, दैट इज एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस। नाम से मतलब समझिएगा, यहाँ पे एल्यूमिनियम यूज होगा रिडक्शन के लिए। थर्मिक का मतलब है यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर निकलेगा, बहुत ज़्यादा हीट निकलेगी, जिसकी वजह से टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाता है इस प्रोसेस के अंदर। इस वजह से इसका नाम है एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस। कुछ ऐसा होता है, देखिए ये गोल्डस्मिथ प्रोसेस है ना जी। ओके, देख लेते हैं थर्माइट मिक्सचर। पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास जो मेटल का ऑक्साइड है जिसको हमें रिड्यूस कराना है, किससे रिड्यूस करवाना चाहते हैं, एल्युमिनियम से, तो हम क्या करते हैं, उनके साथ मिक्स कर देते हैं। जब मिक्स कर देते हैं तो हो जाएगा ऑक्साइड। ये देखो ऑक्साइड था हमारे पास, एल्युमिनियम का पाउडर डाल करके हमने उसको मिक्स कर दिया, और इस मिक्सचर का नाम दिया गया थर्माइट मिक्सचर। अरे भैया हमने क्या करा,
हमने क्या करा भैया, ऑक्साइड बना रखा है। ऑक्साइड से हमें क्या बनाना है, मेटल बनाना है। तो हम क्या करेंगे, एक अच्छा खासा रिड्यूसिंग एजेंट एल्युमिनियम यूज कर देंगे इसके साथ, और इस मिक्सचर को हम थर्माइट मिक्सचर कहते हैं। देखो इनके रिएक्शन से अपने आप एनर्जी निकलती है, लेकिन इस रिएक्शन को इनिशिएट कराना पड़ेगा, इग्नाइट कराना पड़ेगा, इसलिए इग्नाइट कराने के लिए इग्निशन मिक्सचर यूज करते हैं। इग्निशन मिक्सचर क्या है, मैग्नीशियम का रिबन होता है बहुत ही पतला, उसको हम क्या करते हैं, BaO2 बेरियम परऑक्साइड में हम डाल देते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसा रहता है, मैं एक बार दिखा देता हूं, है ना, भी रिएक्शन पे मत जाइएगा, यहां पे समझिएगा। यहां पे पहले से प्रेजेंट है ये थर्माइट मिक्सचर, ऑक्साइड एंड एल्युमिनियम का पाउडर। हमने क्या करा, यहां पे थोड़ा सा ऐसे BaO डालते हैं और इसके बाद ये रिबन डाल देते हैं मैग्नीशियम का। ये क्या करता है, इग्निशन करता है। क्यों, क्योंकि यहां पे रिएक्शन होगी और इनके रिएक्शन के बाद यहां से बहुत एनर्जी निकलेगी, हीट निकलेगी, और वो हीट क्या करेगा, इसको इग्नाइट कर देगा, इस रिएक्शन की शुरुआत करा देगा। बस हमें यही तो चाहिए था। चलिए इस रिएक्शन को पढ़ लेते हैं। थर्माइट मिक्सचर के अंदर क्या रिएक्शन होगी, उसको बोलते हैं थर्माइट रिएक्शन। तो मान लीजिए हमारे पास क्रोमियम का ऑक्साइड था, आपने एल्युमिनियम का पाउडर डाला और आपने इग्नाइट भी करवा दिया। फिर रिएक्शन की जब शुरुआत होगी, एल्युमिनियम क्या करेगा, इनसे ऑक्सीजन खींचेगा और अपने आप को वो Al2O3 बना देगा, और जो यहां पर आपका मेटल है वो रिड्यूस होकर के इस तरीके से क्रोमियम के फॉर्म में आ जाएगा। तो देखिए आपको मेटल मिलेगा। सेम कहानी यहां पर भी है, यहाँ पे आपको Mn मिलेगा। सेम कहानी यहाँ पर भी है, यहाँ पे आपको आयरन मिलेगा। सेम कहानी यहाँ पर है, यहाँ पर आपको बोरॉन मिलेगा। बाकी में क्या लिखोगे सर, हर जगह Al2O3। और एक बात समझिएगा, ये रिएक्शन जब होती है बहुत ज़्यादा एनर्जी निकल रही होती है, इसी वजह से वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो एल्युमिनोथर्माइट प्रोसेस बोला जाएगा, एल्युमिनोथर्मिक प्रोसेस बोला जाएगा। इतनी बात ठीक है, याद रहेगा, मेरे से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट वन इज कि सोडियम मैग्नीशियम के थ्रू भी रिडक्शन करा सकते हैं। ये रिडक्शन किसके थ्रू हुआ, एल्युमिनियम के थ्रू। अगर इनके थ्रू कराएंगे तो भैया दो रिएक्शन हमें याद करनी पड़ती है। वो क्या है, देख लीजिएगा ध्यान से, क्रॉल्स प्रोसेस एंड IMI प्रोसेस, इसके बारे में पूछा जाता है, याद करवा देता हूँ यहीं पे ही। एक चीज तो दिमाग में रहता है कि देखो TiCl4 हम यूज करते हैं, नहीं है तो याद कर लो कि टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड को हम सोडियम एंड मैग्नीशियम के थ्रू क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। रिड्यूस करने का मतलब क्या होता है, ये मैग्नीशियम क्या करेगा, इनके क्लोरीन्स ले लेगा। क्लोरीन्स लेगा तो मैग्नीशियम पे तो 2+ रहता, तो काउंटर करके Mg ये बन जाएगा और आपका टाइटेनियम आपको मिल जाएगा। सेम कहानी यहां पर भी है, यहां पर NaCl बैलेंसिंग आप देख लेना, बैलेंस आप करा लेंगे तो यहाँ पे टाइटेनियम इस तरीके से मिल जाएगा। ठीक है, तो जी हमें यही तो चाहिए था। ये है क्या, ये रिडक्शन ही तो है कि +4 से आप किस में जा रहे हो, 0 स्टेट में जा रहे हो। और इनके क्या मिल रहे हैं, अगर आप ले लो तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, 2 टाइम आप यहाँ पे ले लीजिए, 4 टाइम ये ले लीजिए, 2 टाइम ये मिल जाएगा और ये 4 टाइम मिल जाएगा। ठीक है जी, इतनी में कोई समस्या नहीं है। देखो याद करने में दिक्कत होती कि कौन सा क्रोल था कौन सा IMI था, ये याद नहीं आता, ये सच है। अब इसको निपटाते हैं। देखो भाई क्या लिखा है, क्रोल, तो स्पेलिंग लिखो CRO। अब लिखा है डबल L का मतलब क्या हुआ, 2। यहां से याद आएगा 2, है ना। 2 से मतलब क्या हुआ, ग्रुप 2। कौन भैया, ग्रुप 2। अब जान लो ग्रुप 2 में कौन प्रेजेंट होता है, मैग्नीशियम। ग्रुप 2 में कौन प्रेजेंट होता है मेरे भैया, मैग्नीशियम। और यहां पर आओ IMI में पहला ही देखो I फर्स्ट, तो ये क्या है, ग्रुप फर्स्ट। ग्रुप फर्स्ट में कौन है, सोडियम। तो इस तरीके से आपको याद रहेगा। अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट वन इज एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम, एक साथ निपटाने की कोशिश करेंगे। देखो भैया इसको हम करेंगे बॉक्साइड के थ्रू। वो क्या है, Al2O3.2H2O। इसमें कोई संदेह नहीं ना किसी को, नहीं है सर। दो तरीके का बॉक्साइड होता है, एक होता है रेड बॉक्साइड और दूसरा होता है व्हाइट बॉक्साइड। रेड बॉक्साइड में Fe2O3 एंड सिलिकेट्स प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पर देखेंगे व्हाइट बॉक्साइड में SiO2 इंप्योरिटी के रूप में होती है। यहाँ सिलिकेट्स और आयरन का भी ऑक्साइड है, लेकिन यहाँ पे केवल क्या प्रेजेंट है, SiO2 प्रेजेंट है। तो आप ऐसे समझना कि कोई बॉक्स लेकर के जा रहा था, ठीक है जी, वो बॉक्स उसके ऊपर गिर गया। अगर गिर गया तो क्या हुआ, देखना भैया, गिर गया तो वो क्या हो जाएगा, बेहाल हो जाएगा और खून से लथपथ हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा भैया, बेहाल। इसके लिए 2 प्रोसेस यूज होगा, बेहाल प्रोसेस। क्या समझ जाएंगे आप, पहला है बेयर्स प्रोसेस, दूसरा है हॉल्स प्रोसेस। ये किसके लिए है, रेड बॉक्साइड के लिए। और जो बच गया व्हाइट, उसके लिए हम यूज करते हैं सरपेक्स प्रोसेस। क्या है, सरपेक्स प्रोसेस। ठीक है जी, तो आप इसको किसी तरीके से देख सकते हैं कि एल्युमिनियम की जो खोपड़ी है, सर है, कि सर पे एल्युमिनियम का मतलब यहाँ पे क्या है, बॉक्स या समथिंग, किसी तरीके से रिलेट कर लो कि सर पे क्या है कि व्हाइट बाल प्रेजेंट है। ठीक है जी, ओके। अरे थोड़ी फालतू बातें हैं बट दिमाग में आना जरूरी है, नहीं तो भूल जाएंगे आप इन चीज़ों को। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको इसलिए मैंने हटा दिया, तो आप देख लेना कैसे याद होगा ये। ओके, हम आगे बढ़ जाते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, बेयर्स प्रोसेस होता क्या है। बेयर्स प्रोसेस में हम लीचिंग एजेंट यूज करते हैं NaOH एक्वस स्टेट में। हम क्या करते हैं, NaOH लेते हैं, उसको पानी में डिसॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि NaOH पेलेट्स के फॉर्म में पाया जाता है। अच्छा जी, इम्प्योरिटीज क्या थी, हमने बताया था फेरिक ऑक्साइड था और सिलिकेट था।
तो हम करने क्या वाले हैं मैं आपको बता देता हूं। आपके पास जो Al2O3 है ना, उसको हम इस लीचिंग सॉल्वेंट के अंदर डालेंगे। वो जो Al2O3 है वो लीचिंग सॉल्वेंट में एकदम से डिसॉल्व हो जाएगा। जब वो डिसॉल्व हो जाएगा, कृपया ध्यान से सुन लें, डिसॉल्व हो जाएगा तो इंप्योरिटी तो डिसॉल्व नहीं हुई, तो इंप्योरिटी को निकाल के फेंक देंगे। तो मतलब कि फेरिक ऑक्साइड एंड सिलिकेट्स ये डिसॉल्व नहीं होंगे, इनको हम निकाल करके, बोलो यार, निकाल करके फेंक देंगे। अच्छा जी, अब होगा क्या, ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं और रोज यही पढ़ते हो कि यहां पर NaAlO2 बनता है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनता है। और ये रिएक्शन क्यों हो पाई पता है, क्योंकि Al2O3 कैसा होता है, एम्फोटेरिक, और ये कैसा है, बेसिक। दोबारा सुन लो, ये कैसा है, एम्फोटेरिक, और ये रहा हमारा बेसिक। अच्छा जी, अगली चीज देखें क्या होगा, जो ये NaLO2 है वो पानी में डाला जाए तो ये बन जाता है AlOH थ्राइस। इसका हमें क्या मिलता है, प्रेसिपिटेट मिलता है, AlOH थ्राइस का प्रेसिपिटेट मिलता है। अगली चीज सुनो, जो AlOH थ्राइस का प्रेसिपिटेट निकला उसको हम क्या कर देंगे, 1200 टेम्परेचर तक हीट करा देंगे तो ये Al2O3 प्योर फॉर्म में मिल जाएगा। हमारे पास पहले थोड़ी गंदगी के साथ था, ये सब लोग प्रेजेंट थे, हमने क्या किया, डिसॉल्व किया तो सिर्फ यही मिल गया, तो उसको हटा के फेंक दिया। अब जो मिला उसमें और ज्यादा पानी डालते गए तो वो क्या हो गया भैया, प्रेसिपिटेट डाउन कर गया। अब जो प्रेसिपिटेट अलग से मिला उसको हीट करा दिया तो आपको शुद्ध साफ सुथरा Al2O3 यहाँ पे मिल जाएगा इन बेयर्स प्रोसेस। अच्छा जी, अगला देख लेते हैं। अगला है हॉल्स प्रोसेस। हॉल्स प्रोसेस में लीचिंग एजेंट जो होता है वो होता है Na2CO3। क्या होता है, Na2CO3 का एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है जी, तो यहां पर क्या है, इंप्योरिटी वही प्रेजेंट है। इसके बाद देखना रिएक्शन में देखते हैं कि जैसे NaOH लिया था उसी तरीके से यहां पर Na2CO3। याद करने का तरीका समझाता हूं, देखो Na2CO3 एक सॉल्ट है, Na2CO3 एक सॉल्ट है, उसको इस तरीके से लिख सकते हैं। देखो ये है हमारा बेसिक ऑक्साइड और दूसरा क्या है, एसिडिक ऑक्साइड। इन्हीं दोनों के मिक्सचर को हम सॉल्ट Na2CO3 बोलते हैं। ये बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, अरे सर दिख तो रहा है, समझ आ रहा है। Al2O3 अब ये है क्या, ये भैया एम्फोटेरिक। अब वो करता क्या, ध्यान से सुन लें इस लाइन को, ये भाई साहब क्या करेंगे, इस बेसिक वाले पार्ट के साथ रिएक्शन करेंगे। तो हमारे पास था क्या, हमारे पास था Na2O, हमने रिएक्शन किसके साथ करा दी, Al2O3 के साथ। अब बताइए दोनों मिलने के बाद क्या यहां पर सोडियम मेटा एल्युमिनेट लिखना गलत होगा, क्या यहां पर सोडियम मेटा एल्युमिनेट ये लिखना 2 टाइम NaAlO2 लिखना गलत होगा, सर कतई गलत नहीं है। तो इसका बेसिक इसके एम्फोटेरिक के साथ रिएक्शन कर गया और यहां से CO2 गैस निकल जाएगी, CO2 गैस निकल जाएगी। और एक बात और बताऊं, बाहर से और CO2, इसको रोक लेंगे और बाहर से और CO2 डालेंगे इसके अंदर, और ज्यादा CO2 डालने पर होगा क्या, ये अपने आप को कन्वर्ट कर लेगा AlOH थ्राइस में, इसका प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। ठीक है जी, अब इसको हम क्या करें, 1200 टेम्परेचर पे हीट करके पानी यहां से निकाल देंगे और ये बन जाएगा ऑक्साइड। यहां से वाटर एलिमिनेट होगा, यहां से वाटर हटेगा तब उनका ऑक्साइड मिलेगा। फिलहाल आप इस तरीके से याद कर लें। अगला देख लेते हैं, अगला है सरपेक्स प्रोसेस। सरपेक्स प्रोसेस में ये लीचिंग वाला काम नहीं होता, ये दोनों में हम लीचिंग प्रोसेस यूज करते हैं। यहां पर देखिए इंप्योरिटी हमारी सिलिका है, थोड़ा समझाता हूं, देखना क्या होगा। कार्बन डाला और N2 गैस पास कर दिया और 1800 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर रखा। होता क्या है, ये कार्बन इनके ऑक्सीजन को लेकर के कार्बन मोनोऑक्साइड बना देता है। अब ऑक्सीजन चला गया तो एल्युमिनियम पे +3 प्रेजेंट रहेगा, वो नाइट्रोजन के 3 नेगेटिव N3 नेगेटिव के साथ रिएक्शन करके ALN बना देता है। ALN, अरे ये क्या है सर, अरे एल्युमिनियम पे +3 है मेरे बालक और यहाँ पर 3 नेगेटिव है, यहाँ पे क्या है, 3 नेगेटिव है। इतनी बात समझ में आई, तो दोनों मिलकर के ALN बना देंगे। अब जो ALN बना उसमें हम पानी डाल देंगे, पानी डालेंगे तो होगा क्या, पानी को आप कैसे लिखते हो, आप लिख सकते हो H+/OH नेगेटिव लिख सकते हो क्या। अब H+ बताओ कौन लेगा, नाइट्रोजन पे 3 नेगेटिव तो 3H+ लेने के बाद ये NH3 गैस बन के उड़ जाएगा। अच्छा बचा क्या, एल्युमिनियम पे +3 है, वो यहां से क्या लेगा, 3OH नेगेटिव, तो ये बन जाएगा AlOH थ्राइस। क्या बन जाएगा, AlOH थ्राइस, यहां बन जाएगा AlOH थ्राइस। ठीक है जी, AlOH थ्राइस। अब क्या होगा, AlOH थ्राइस को हम क्या करेंगे, हीट करेंगे, यही कहानी Al2O3 लेकर के आ जाएंगे। इतनी बात तो समझ में आ गई। लेकिन सवाल ये था कि वहां पर इंप्योरिटी सिलिका थी, उसको कैसे हटाया। यहां पे तो आपने क्या करा, डिसॉल्व करा, जो डिसॉल्व नहीं हुआ उसको फेंक दिया, फिर बाद में जो डिसॉल्व हुआ उस पर कुछ रिएक्शन करा के उसको दोबारा बाहर निकाल लिया। लेकिन यहां पे क्या होगा, आप सुनना ध्यान से, ये जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड निकला वो उस इंप्योरिटी जो प्रेजेंट थी ना सिलिका, उसके साथ रिएक्शन कर जाता है और ये क्या करेगा, इसको रिड्यूस करके सिलिका को अलग कर देगा और आपका CO2 अलग हो जाएगा। ध्यान से सुनना, आप कहोगे भैया टेम्परेचर इतना ज्यादा कर रखा था तो SiO2 जो सिलिका है
वो तो भैया गायब हो जाना चाहिए था, वेपराइज होना चाहिए। नहीं भाई, SiO2 क्या है, बहुत अच्छे तरीके का कोवलेंट मॉलिक्यूल है, मतलब एक पूरी जाल बना के रहता है। पढ़ा होगा आपने इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में, तो वहां पे वो टेम्परेचर झेल जाता है। लेकिन अगर हम इसके ऑक्सीजन को हटा दें तो क्या बन जाएगा, सिलिकन। और सिलिकन जो है मेरे भाई आराम से वेपराइज हो सकता है इस टेम्परेचर पे, इसलिए हमने ये मेथड लगाया। कार्बन मोनोऑक्साइड से पहले रिड्यूस कराया, सिलिकन बनाया, अब सिलिकन को हम हीट करा के उड़ा लेंगे, बल्कि हीट चल रही है तो उसी में वो सिलिकन वो क्या हो जाएगा, वोलेटाइल होके भग लेगा उस टेम्परेचर पे। अच्छा, मैंने बोला था ना ये एलोस्ट्राइस को हीट करके हम यहाँ पे क्या बना देंगे, Al2O3 बना देंगे। शायद बात समझ में आ गई होगी, मैं आगे बढ़ जाता हूँ। हम क्या करेंगे, जो हमारे पास प्योर Al2O3 था उसमें हम लगाएंगे हॉल हेरोल्ड प्रोसेस, मतलब कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करेंगे। ये अक्सर आपको देखने को कहाँ मिलता है, एस ब्लॉक और किसके साथ देखने को मिलता है, एल्युमिनियम के साथ देखने को मिलता है। देख लेते हैं मेरे भैया, हाँ फ्यूज मैट्रिक्स हम यूज करते हैं। देखना ध्यान से, हमारे पास क्या है कि आप समझिए एक सेल है यहाँ पे प्रेजेंट है, ये हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के लिए आपके पास ये समझ लो कि एक इक्विपमेंट प्रेजेंट है, जहां पे आप क्या कर रहे हो, कैथोड और एनोड लगा रहे हो। यहाँ पे जो एनोड है वो ग्रेफाइट है, जो कैथोड है वो क्या है, स्टील वेसल है, बट यहाँ पर कार्बन की लाइनिंग हुई हुई है। आपने क्या करा, जो आपको वहां से Al2O3 मिला था उसको क्या करा भैया, मेल्ट करा दिया। मेल्ट कराने के बाद उसमें बाहर से आपने Na3Al डाल दिया, क्रायोलाइट। आपने पढ़ा होगा कि जब आप किसी चीज के अंदर बाहर से कोई चीज मिलाते हो तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। ये कहां पढ़ते हैं हम, ये पढ़ रहे होते हैं भैया सॉल्यूशन वाले चैप्टर में, आगे चल के वहां पे मिल रहा होता है जब हम क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। ठीक है जी, ये कहानी समझ में आती होगी। फिर इनके मिलने के बाद क्या होगा, Al2O3 का मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा, तो इसको हम आराम से मेल्ट करा पाते हैं। दूसरी चीज यहां पे ये है क्या, आयंस इनके अंदर, तो यहां पे जो लिखा ना Na3Al ये अगर टूटेगा तो क्या बनेगा, देखो 3 आयन तो ये बन जाएंगे और 1 आयन ये बन जाएगा, मतलब कि ये 4 आयन बनाएगा। या तो आप क्रायोलाइट यूज कर सकते हैं, या तो आप इसी तरीके से फ्लोरस्पार यूज कर सकते हैं, CaF2। समझ बात आ गई। इनके जाने से का फायदा क्या हुआ, एक तो मेल्टिंग पॉइंट कम हो गया, तो आपको कम टेम्परेचर पे मेल्ट हुआ Al2O3 मिल जाएगा। दूसरी चीज जो फायदा हुआ कि आपको कंडक्शन मिल जाएगा, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के अंदर जो है कंडक्शन मैटर करता है प्रोसेस को स्मूथ चलाने के लिए। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, फिर होगा क्या, यहां पर हम ग्रेफाइट का एनोड लगाते हैं। एनोड पर होता क्या बताइए, एनोड पर क्या होता है बताइए, एनोड पर होता है, एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन। एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन मेरे भाई, एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन। और कैथोड पर हमेशा होता है रिडक्शन। कैथोड पर चलो यहां पे लिखते हैं, कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन। कैथोड पर होता है रिडक्शन, एनोड पे हमेशा चलेगा ऑक्सीडेशन। तो चलो वो प्रोसेस में यहां पे लिख देता हूं। होगा क्या, जब ये मेल्ट होंगे तो ये कैसे हो जाएंगे, इस तरीके से एल्युमिनियम 3+ के फॉर्म में, और ऑक्साइड किस में हो जाएगा, 2 नेगेटिव में। तो देखो कैथोड पे जाएंगे तो बताओ, कैथोड पे, यहां पे कैथोड है, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज उसको इलेक्ट्रॉन्स देगा, किसको, एल्युमिनियम 3+ को। इलेक्ट्रॉन्स लेने के बाद एल्युमिनियम मिल जाएगा, ये जो कि मेल्ट हुआ रहेगा। कैसा रहेगा, मेल्ट हुआ रहेगा, लिक्विड के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, और जो आपका ऑक्साइड फॉर्म था वो जाएगा किसके पास, एनोड के पास, और अपने इलेक्ट्रॉन्स किसको देगा, इस पॉजिटिव चार्ज्ड इलेक्ट्रोड को दे देगा। देने के बाद क्या बनेगा, देखो 2 टाइम अगर आपने ये लिया तो O2 गैस बन जाएगा और यहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो यहां पर क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, क्योंकि 2 नेगेटिव से 0 में जा रहे हो, यहां पर 3+ था, 0 में जा रहे हो, तो ये रिडक्शन है। इतनी बात तो समझ में आ गई। अब दोनों रिएक्शन को मर्ज कर दो तो क्या बनेगा, देखो ये बन रहा है क्या, Al2O3 था, आपने क्या करा सामने से। अच्छा, एक चीज और भी थी, ये बात समझ में आ गई। अब देखो है क्या कि ये जो ऑक्सीजन है ना, ये ऑक्सीजन जो कार्बन का एनोड था, ग्रेफाइट एनोड था, उसके साथ रिएक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड या CO2 बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड या CO2 बनाता है। अब इसी चीज को आप इस तरीके से लिख सकते हो कि Al2O3 कार्बन के साथ रिएक्शन करेगा तो या तो CO बनाएगा या तो CO2 बनाएगा, और एल्युमिनियम आपको मेल्ट हुआ लिक्विड के फॉर्म में मिल जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी, आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्या है भैया, अगला है एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर में हम किससे निकालेंगे, कॉपर ग्लैंस या कॉपर पायराइड से, है ना, जानते ही होंगे क्या होता है, इतना तो पता होगा, CuFeS2। अगला क्या, इंप्योरिटी इसके अंदर सिलिका की प्रेजेंट होती है, कैसे रिमूव करते हैं, क्या उसका तरीका है, उसको चलिए देख लेते हैं। हमारे पास है CuFeS2, जब O2 के साथ बर्न हुआ तो कुछ ऐसा हुआ एक्चुअली। देखो वैसे तो मैं लिखूं तो पहले ऐसा होता है FeS और Cu2S, ये दोनों अलग हो जाते हैं। फिर क्या होता है, फिर आपका SO2 गैस निकलता है, कुछ ऐसा होता है पहले, है ना सर। भैया आपको यहाँ ऑक्साइड बनाना था, हाँ निश्चित रूप से बनाना था, उसको मैं बनाता हूँ, लेकिन मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पहले ये 2 हिस्से में तोड़ो, फिर सल्फर जो ऑक्सीजन में बर्न करा दो। फिर क्या होता है, जो आपका FeS है ना, ये O2 के साथ तो रिएक्शन करके
बना देता है। क्या बना देता है? FeO बना देता है। लेकिन यहाँ पे पूरा FeS जो है वो कन्वर्ट नहीं होता है FeO में, थोड़ा सा यहाँ पर FeS भी प्रेजेंट रहता है। तो ये चीज यहाँ पे हो जाती है। इसके बाद देखो क्या होगा, ध्यान सुनना। अब अभी हमारे पास सोचो क्या प्रेजेंट है, हमारे पास प्रेजेंट है Cu2S, ये तो गैस के फॉर्म में है तो निकल के भाग जाएगा। हमारे पास दो चीजें प्रेजेंट है, FeO एंड Cu2S। अब देखो यार, FeO को क्या हम किसी तरीके से हटा सकते हैं? इसका मतलब ये इंप्योरिटी है। किस चीज में इंप्योरिटी हो गई? Cu2S। हमारे पास Cu2S था और FeO नाम की इंप्योरिटी, तो इस FeO को हटाने के लिए बाहर से हम फ्लक्स यूज करेंगे। FeO होता कैसा है? FeO भैया बेसिक है। FeO कैसा है? बेसिक ऑक्साइड है। अगर ये बेसिक है तो सामने से हमें कौन लाना पड़ेगा? एसिडिक। अक्सर हम क्या मिलाते हैं? सिलिका SiO2। तो हमने क्या किया, ये हमारा देखो भैया ध्यान से, ये हमारा फ्लक्स है जो कि हमने बाहर से मिलाया, ये हमारे पास इम्प्योरिटी प्रेजेंट थी हमारे घर में, तो इन दोनों ने आपस में रिएक्शन करी और इन्होंने बना दिया भैया, एक बार देख लेते हैं, FeSiO3। FeSiO3 नाम का स्लैग बन जाएगा। क्या बन जाएगा? स्लैग बन जाएगा। तो स्लैग तो हटाना आसान होता है, आपको पता ही है। बचा क्या? Cu2S बचा। क्या बचा? Cu2S बचा। लेकिन जो अभी Cu2S देख रहे हो ना, इसमें ना थोड़ा सा FeS भी होता है, थोड़ा सा, बहुत कम बट होता है, थोड़ा सा FeS होता है। अभी क्या हुआ है कि Cu2S बहुत हद तक ये कंसंट्रेट हो चुका है, साफ सुथरा हो चुका है Cu2S, लेकिन थोड़ा मोड़ा इसमें FeS रहता। तो आप ऐसे समझो कि ये जो है करीब करीब मान लो कि 99% होगा, तो ये जो है करीब करीब 1% इसमें होता है। और ये जो कॉम्बिनेशन है Cu2S एंड FeS का, जहां पे कंसंट्रेशन इसका बहुत ज्यादा है बट FeS बहुत कम प्रेजेंट है, इसको कॉपर मैट के नाम से जानते हैं। MATTE, जरूर देखा होगा कॉपर मैट। तो ये है कॉपर मैट। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आ गई? यस सर। अगला देखते हैं। अब देखो, जो आपका ये 1% FeS है, इसको भी तो हटाना है। तो हटाने के लिए हम क्या करेंगे? इसको लेके जाएंगे बेसरमेयर कन्वर्टर में और उधर भैया ऑक्सीजन डाल करके हीट करा देंगे, है ना। एक्चुअली इस पूरी कॉपर मैट को डाल के कराएंगे, लेकिन ध्यान सुनना, लेकिन होगा क्या कि ये भी बर्न हो जाएगा, ये भी बर्न हो जाएगा, है ना जी। आइए देखते हैं, ये जब बर्न होगा तो दोबारा वही FeO बन जाएगा और हमारा सल्फर ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होगा SO2 गैस के। अब देखो ये तो भाग गया गैस के फॉर्म में, बचा क्या? FeO। अब इसको हटाने का फिर से वही तरीका है कि बाहर से फिर से रेत डाल दीजिए, या हमारे जो बेसरमेयर होते हैं उसमें हम सिलिकन की लाइंस बना देते हैं, तो वहां से सिलिकन जो होता है वो सिलिकन का ऑक्साइड, सिलिका का होता है, एक्चुअली सिलिका का लाइन होता है, तो वो क्या करता है, इस FeO के साथ रिएक्शन करके फिर से स्लैग बना देगा और स्लैग को आप आराम से हटा पाते हो। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आ जाएगी? मेरी समझ से कोई दिक्कत नहीं है। अगली चीज देख लेते हैं। अच्छा, ये जो बताया है वो देख लो, क्या बताया मैंने, ये एक बार देख लो क्या बनाया जा रहा है। यहाँ पे मैंने क्या बनाया कि यहाँ पे SO2 गैस निकल जाएगी और जो आपने FeO बनाया वो रिएक्शन कर जाएगा SiO2 के साथ। ये क्या है? ये बेसरमेयर कन्वर्टर है, उसके ऊपर SiO2 की लाइनिंग है, तो वो इनके साथ रिएक्शन कर रही हैं और ये FeSiO3 बना करके स्लैग के फॉर्म में निकल जाएंगी, क्योंकि स्लैग की डेंसिटी कम है तो उसको हटाना आसान होगा। अब देखिए, हमारा जो कॉपर का सल्फाइड है उसको हम बंद कराएंगे तो क्या बन जाएगा? Cu2O बन जाएगा और SO2 गैस, अब फिर से पता है SO2 गैस तो भाग जाएगा। अब हमारे पास जो Cu2O है, आपको पता है ये करता क्या है? सेल्फ रिडक्शन, आपको पढ़ाया गया है सेल्फ रिडक्शन करता है, तो ये आपस में सेल्फ रिडक्शन करके फिर से SO2 गैस बना देंगे और कॉपर हमें मिल जाएगा। तो ये इस तरीके का प्रोसेस होता है। ठीक है जी, इसमें कोई समस्या नहीं है। ये आपका बेसरमेयर कन्वर्टर है, इस पे जो है सिलिका की लाइनें लगी होती है ना, लाइनिंग होती है। और यहाँ पे क्या होता है, जब डाल करके सैंड के साथ कराते हो तो यहाँ पर ऊपर की तरफ क्या मिलेगा? ऊपर की तरफ स्लैग, तो स्लैग को ऐसे करके निकाल देंगे, फिर से ठीक कर देंगे। समझ में आ गया बात? ओके ओके, आगे बढ़ जाते हैं। अगला है रिफाइनिंग का मेथड, अब खत्म होने वाला है। रिफाइनिंग के मेथड देखते हैं। रिफाइनिंग के 7 मेथड है। पहला है लिक्वेशन, नाम से मतलब निकल के आ रहा है कि ऐसे मेटल्स को यहाँ पे क्या करेंगे? रिफाइन करेंगे। अब तक चलो हमने साफ सुथरा कर लिया, निकाल लिया अपना मेटल, अब हमें मेटल को ही रिफाइन करने का तरीका ढूंढना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे मेटल्स लेंगे जो कि आसानी से लिक्विफाई हो जाते हों। ठीक है जी, समझ बात आ गई? पढ़ लीजिए क्या लिखा है कि इम्प्योरिटीज हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट देन मेटल्स। मेटल्स आसानी से क्या होंगे? लिक्विफाई हो जाएंगे, बट इम्प्योरिटी जो है नहीं हो पाएगा। तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मेटल्स हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट, जैसे SN, PB एंड बिस्मथ। ठीक है जी, तो ऐसा कुछ आपने पढ़ा था कि रेवर्बरेटरी फर्नेस था, यहाँ से नीचे से हीट कराते थे, ऊपर से हमने इम्प्योर मेटल डाला। इम्प्योर मेटल डाला तो आपकी जो इम्प्योरिटी है वो मेल्ट नहीं हुई तो ये यहीं कहीं रुक जाएगी, लेकिन जो आपका मेल्ट हुआ मेटल वो निकल के यहाँ आएगा और वो प्योर मेटल होगा। ये लिक्वेशन का प्रोसेस था। अगला देख लेते हैं, दैट इज डिस्टिलेशन। ये चीज हम सोल्यूशन में पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं ना कि हमारे पास 2 लिक्विड है, हम
डिस्टिलेशन के प्रोसेस से वहाँ पे हम देखते हैं बॉइलिंग टेम्परेचर का अंतर रहता है, बॉइलिंग पॉइंट का। तो हम क्या करते हैं, उसको डिफरेंट टेम्परेचर्स पे बहुत देर तक हीट करते रहते हैं। तो क्या होगा कि आपका एक पार्ट, मान लीजिए 2 सॉल्यूशन है, तो एक सॉल्यूशन क्या होगा, आपको मिल जाएगा डिस्टिलेट होकर के। क्लियर है जी? ओके, इतनी बात जानते होंगे तो उसको ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देख लेते हैं कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज यूज्ड व्हेन बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस इज लेस। हाँ, बहुत कम यूज होता है और बहुत कम होता है बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस, तब यूज किया जाता है डिस्टिलेशन का प्रोसेस। क्योंकि हम ना इसको कई बार कराते हैं, तो वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से आपको प्योर फॉर्म मिल जाता है। ठीक है जी? तो यहाँ पर क्या है, लो, ऑब्वियसली लो बॉइलिंग पॉइंट वाला होगा तो करना थोड़ा आसान होगा। जैसे ZnCdHg, एग्जांपल के तौर पे ZnCdHg, ये चीज़ आपको कहाँ पे पढ़ाई जाती है कि इनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, डी ब्लॉक पढ़ाते वक्त। ठीक है जी? तो डी ब्लॉक में हम पढ़ते हैं कि ZnCdHg ये जो है अच्छी तरीके से मेटालिक बॉन्डिंग आपस में नहीं करते, इस वजह से इनको मेल्ट कराना आसान होता है। तो इसको हम डिस्टिलेशन प्रोसेस में क्या करते हैं भैया, सफाई सुथरा कर पाते हैं आसानी से, क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। अब देख लेते हैं यहाँ पे, ये प्रोसेस आपने पढ़ा होगा, यहाँ पे हीट करते जाएंगे, यहाँ पर इकट्ठा करते जाएंगे। क्लियर है? तो ज़्यादा टाइम इसमें ना देते हुए हम आगे बढ़ते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। ये तो भैया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बचपन से सीख रहे हो। ठीक है जी? यूज टू रिफाइन एलिमेंट्स लाइक कॉपर एंड जिंक, और यही पढ़ाया जाता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। ठीक है? क्या पढ़ाया जाता है कि जो आपका इम्प्योर कॉपर है उसका एक रॉड बना लीजिए और उसको आप एनोड बना दीजिएगा। एनोड मतलब उसको पॉजिटिव टर्मिनल से टच कराइए, और दूसरे वाले को, जो प्योर वाला है, उसको बहुत पतला लीजिए और उसको क्या करिए भैया, कैथोड बना दीजिए। होगा कुछ ऐसा कि एनोड पे भैया देखो होता है ऑक्सीडेशन, एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन। तो होगा कुछ ऐसा कि ये जो कॉपर की रॉड होगी ना, उस रॉड में से जो प्योर मेटल होगा केवल वही तो निकलेगा। तो रॉड थी आपकी कॉपर की, उसने क्या करा, खुद को ऑक्सीडाइज करके कॉपर 2+ बनाया, और जैसे ही 2+ बनाया वो सॉल्यूशन के अंदर आ गया, इधर सॉल्यूशन में। लेकिन जो इम्प्योरिटी थी साथ में, वो नीचे गिर के इकट्ठा हो गई। तो इम्प्योरिटी यहाँ मिल जाती, जिसको कि एनोड मड के नाम से आप पढ़ते हैं। ये सब बातें आपको शायद आती होंगी। ठीक है जी? तो ये जिंक एंड कॉपर इन्हीं के लिए पढ़ते ही हैं, तो क्या इनको पढ़ाऊँ मैं? आगे बढ़ जाते हैं। जोन रिफाइनिंग, ये याद रखिए, बहुत पूछा जा रहा है। ठीक है जी? हाईली प्योर सेमीकंडक्टर्स बनाने के काम आता है जोन रिफाइनिंग, अक्सर इनके लिए काम आएगा। देख लेते हैं यहाँ पर होता क्या है। जैसे मान लीजिए आपने क्या करा, आयरन जो कि आपको मिला हुआ है, सॉरी आयरन कह रहा हूँ, जो कि आपको मेटल मिला हुआ है, उसकी रॉड बना लीजिए, और उस रॉड पे इस तरीके का सर्कुलर हीटर हमें एक तरीके से पास कराना है। कराने पर होता क्या है, कुछ इस तरीके से, मान लीजिए जर्मेनियम का है, तो ये जो आपका हीटर है वो धीरे धीरे पास होता जाता है, और उस हीट की वजह से बहुत सारी इंप्योरिटीज हीट की वजह से क्या हो जाएंगी, या तो वेपराइज हो जाएंगी, या तो हीट के साथ वो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ती जाएंगी। हीट के साथ आपकी इंप्योरिटीज क्या होंगी, मेल्ट होकर के आगे की तरफ बढ़ती जाएंगी, और यहाँ किनारे की तरफ जब आप लाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, इंप्योरिटी इकट्ठा होगी, फिर उसको कट मार के निकाल देंगे, बाकी बचा हुआ पार्ट जो होगा वो प्योर हो जाता है। यही है जोन रिफाइनिंग का मेथड। आते हैं 5वें मेथड पे, जो कि है वेपर फेज रिफाइनिंग। इसको समझ लीजिए। पहले हम करने क्या वाले हैं, हमारे पास मेटल होगा, ठीक है, मेटल के साथ कुछ इंप्योरिटी होगी, हम क्या करेंगे, बाहर से किसी से रिएक्शन करवाएंगे, मान लीजिए एक्स के साथ रिएक्शन करवाया, तो मेटल और एक्स आपस में मिलकर के एक वोलेटाइल कंपाउंड बनाएंगे, तो वो गैस फेज में आराम से मिल जाएंगे, तो उस गैस को इकट्ठा कर लेंगे हम। लेकिन जो इंप्योरिटी थी वो एक्स के साथ रिएक्शन नहीं करती, तो इंप्योरिटी को यहाँ से फेंक दिया जाएगा। अब जो वोलेटाइल कंपाउंड मिला उसको हीट कर देंगे ना, तो वो वोलेटाइल कंपाउंड डिकम्पोज हो जाएगा, टूट जाएगा एकदम से, तो वहां से आपको प्योर मेटल मिल जाएगा, और इसके साथ भी कुछ चीज मिलेगा, और ऐसी चीज मिलेगी जो गैसियस होगी, वो निकल जाएगी, तो आपका प्योर मेटल मिल जाएगा। एग्जांपल के तौर पे आप मॉन्स प्रोसेस लीजिए, जो कि निकल के लिए यूज किया जाता है। निकल पहले था कुछ इंप्योरिटी के साथ, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड आया, जो प्योर निकल था वो उसके साथ रिएक्शन करके यहाँ पे 50 डिग्री पर NiCO4 बना देता है, NiCO4 बना देता है, और ये जो चीज़ बनती है ये गैसियस रहती है, तो इसको इकट्ठा कर लेते हैं, इंप्योरिटी छूट जाती है। अब हम क्या करते हैं, इसके टेम्परेचर को और बढ़ाते हैं, जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हमें निकल अलग मिल जाता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड जो CO है वो क्या हो जाता है, निकल जाता है। इस तरीके से समझ में बात आ गई होगी। अगला देख लेते हैं वॉन अर्कल मेथड। वॉन अर्कल मेथड यूज किया जाता है टाइटेनियम एंड जर्कोनियम के लिए। किसके लिए? ये यूज किया जाता है निकल के लिए, ये यूज किया जाता है टाइटेनियम एंड जर्कोनियम के लिए। सुनना, जर्कोनियम टाइटेनियम I2 के साथ रिएक्शन करता है, तो पहले TiI4
ये गैसियस फेज में चला जाएगा, इम्प्योरिटी छूट जाएगी पीछे। अब इसको हीट करेंगे तो दोबारा आपको टाइटेनियम मिल जाएगा और यहाँ पे 2 टाइम I2, और जो I2 मिला ये भी गैस फेज में है तो ये निकल जाएगा। इसी तरीके से जर्कोनियम सेम टाइप की रिएक्शन है, कोई अलग नहीं है ना। यहाँ पे भी गैस फेज में हीट करते ही ये आपको ZR अलग मिल जाएगा, 2 टाइम I2 आपको अलग मिल जाएगा। तो ये आपको समझ में आना चाहिए, याद भी होना चाहिए। क्रोमेटोग्राफिक मेथड देख लीजिए। यहाँ पे क्या है कि कुछ यहाँ पे पहले रूल क्या है कि दो लोग ऐसे होने चाहिए जिनके एडजॉर्ब होने की जो क्षमता है वो अलग अलग होनी चाहिए, तब ये यूज किया जा सकता है ना। तो यहाँ पे हम करते क्या है कि यहाँ पे मान लीजिए हमने मिक्सचर को डालने के बाद क्या होगा, एडजॉर्ब करने की अगर करेक्टरिस्टिक अलग है तो होगा क्या, एक जल्दी से एडजॉर्ब होगा, एक धीरे धीरे एडजॉर्ब होगा। तो जो धीरे धीरे एडजॉर्ब होगा निकल के आगे निकलता जाएगा, आगे क्या होगा, निकलता जाएगा और यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा। तो इस तरीके से ये एक चीज तो निकल गई। दूसरा जो धीरे धीरे एडजॉर्ब हुआ था उसके लिए हम बाहर से एक अलग से सॉल्वेंट डालेंगे, उस सॉल्वेंट में वो चीज डिजॉल्व होगी, फिर हम उसको अलग निकाल लेंगे। तो इस तरीके से दोनों को हम अलग करते हैं। ठीक है जी, ये है क्रोमेटोग्राफी की पूरी मेथड। अगला है पोलिंग प्रोसेस। पोलिंग प्रोसेस में पोल लेना है ना, एकदम हरा पोल लेना है, उसके अंदर क्या होगा, हाइड्रोकार्बन्स प्रेजेंट होंगे। अरे पोल का मतलब क्या होता है, डंडा लेना यार, ग्रीन कलर का। ठीक है जी, इससे हम इम्प्योर कॉपर को और टिन को क्या करते हैं, प्योर करने की कोशिश करते हैं बाय यूजिंग पोलिंग प्रोसेस। अब देखना होता क्या है, ग्रीन वुड रहता है तो उसके अंदर हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, तो उनमें से एक एग्जांपल मैंने ले लिया कि वहाँ पे CH4 प्रेजेंट है। वैसे बहुत सारे क्या प्रेजेंट होंगे, हाइड्रोकार्बन्स। हम करते क्या है कि हमारे पास इम्प्योर जो कॉपर इकट्ठा हुआ है, मान लो वो बेसरमेयर कन्वर्टर से जो हमें कॉपर मिला, उसके अंदर हम क्या करते हैं, डंडे से भैया से चलाते रहते हैं। ठीक है जी, अच्छा, जैसे सब्जी चलाते हैं भंडारों में, तो कुछ इसी तरीके का होता क्या, फिर उस जो आपने पोल लिया उस पोल से हाइड्रोकार्बन निकलेगा और रिएक्शन करके किसकी, कॉपर ऑक्साइड से उसको प्योर कॉपर बना देगा। क्योंकि कुछ और जो आपका यहाँ पे ना पीछे आप पढ़ते हो ना बेसलमैन कन्वर्टर में, वहाँ पे जो आपका कॉपर मिला है प्योर तो है, बट थोड़ा सा उसके साथ कॉपर का ऑक्साइड भी आ जाता है। तो उस कॉपर ऑक्साइड को दूर करने का ये तरीका है कि उसको रिड्यूस करा करके दोबारा कॉपर बना लेते हैं। सिंपल सा बात ये है। ठीक है जी, तो Cu2O उस कॉपर के अंदर प्रेजेंट था। ठीक है, हमने तो CH4 के साथ रिएक्शन करवाई। अब आपको पता है कार्बन अगर ऑक्सीजन पाएगा तो वो क्या बनाएगा, कार्बन ऑक्सीजन पाएगा CO2 बनाएगा, अगर हाइड्रोजन पाएगा तो वाटर बनाएगा, बाकी बचा क्या, ये निकल के बाहर आ जाएगा। ठीक है जी, तो यहां से इस तरीके से बन जाएगा। सेम कहानी आपको इम्प्योर टिन के साथ भी है लगानी। इम्प्योर टिन में आपको टिन मिल जाएगा और क्या मिल जाएगा, H2O भग लेगा क्योंकि आपने हीट भी कर रखा है साथ साथ। ठीक है जी, CO2 गैस, तो आपको इस तरीके से मिल जाता है। ठीक है जी, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। बाय बाय, टेक केयर।